ईशान किशन भी लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, लेकिन बहुत उसका बैटिंग माइंड है. ही इज़ गॉट अ वेरी शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन. वो झारखंड का है, तो उसने माही के अंडर खेला है. माही का वो अच्छा दोस्त भी है, माही के थ्रू वो बहुत सीखा भी है, प्लस ही इज़ अ गुड कीपर. तो आई थिंक ईशान, केएल राहुल, शुभमन गिल, बट आई थिंक गिल नंबर वन. ईशान, आई थिंक नॉट मैनी पीपल आर सेइंग दिस, लेकिन वो अच्छा कैप्टन भी बन सकता है. तो डोंट बी सरप्राइज कि मुंबई इंडियंस ने उसे रोहित शर्मा जब भी फेज आउट होगा, मुंबई इंडियंस माइट थिंक अबाउट हिम एज अ फ्यूचर कैप्टन ऑल्सो. द ब्रूटल क्वेश्चन इज कि सैलरी प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स बिजनेस की दुनिया में. Tennis coaches, for example, will be making a lakh, couple of lakhs a month, if not more. Cricket coaches will be making close to say 60-70,000 rupees. Then if you मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. domestic cricket, तो will be making More. so Ranji Trophy coaches today are getting paid 40, 50, 60 lakhs a year. वाह. Yeah. मतलब ये एक IIM ग्रेड की सैलरी. Exactly. Wow. Plus you have a bonus structure. So if you win the Ranji Trophy, you will have this, that, and the other. So that's why you should try to seriously look at coaching as an option. क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइम है दोस्तों. आज ऐसी तगड़ी कॉन्वर्सेशन रिलीज हो रही है. आप मेरे को इस कॉन्वर्सेशन के एंड तक थैंक यू बोलोगे. क्रिकेट की बात जिस तरह से इस कॉन्वर्सेशन में हुई है ना, यू आर नॉट रेडी, इंटरनेट इज नॉट रेडी फॉर इट. ये एक क्रिकेट एक्सपर्ट है, इनका नाम है जतिन परांजपे. इंडिया के लिए खेल चुके हैं, एक नेशनल सिलेक्टर रह चुके हैं और अब एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सक्सेसफुल स्पोर्ट्स बिजनेस रन कर रहे हैं. इन्होंने नाइकी में भी काम किया है. इन्होंने दोनों रोनाल्डो और विराट कोहली के साथ काम किया है. तो आप ही सोचो कि इनके पास कैसी कहानियां, कैसे पर्सपेक्टिव्स होंगे. आज की कॉन्वर्सेशन बस बैठकर एंजॉय करो. अगर आप मेरी तरह एक स्पोर्ट्स फैन हो तो आपको आज की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों, स्पेशली जो क्रिकेट फैंस हैं हमारे बीच. यू आर नॉट रेडी फॉर जतिन परांजपे सर. जतिन परांजपे का स्वागत है टीआरएस में सर. आपका स्वागत है. थैंक यू यार. कितने टाइम से मैं रुका हूँ इसके लिए. अरे सर, लोगों को आपके करियर के बारे में जानना चाहिए. आपने कोहली के साथ भी काम किया, रोनाल्डो के साथ भी काम किया और एज एन इंडियन क्रिकेटर भी देश को रिप्रेजेंट किया. बेसिकली स्पोर्ट्स की दुनिया में आप बहुत कुछ कर चुके हो. दोनों फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया को आपने बहुत गहराई से जाना है. इज इट करेक्ट टू से ऑल दिस? हाँ बिल्कुल. ये जो जर्नी थी, जो जर्नी चालू है वो ऐसे ही था. मैं पहले क्रिकेटर था, फिर सोचा कि यार मुझे बिजनेस ऑफ स्पोर्ट में बहुत रुचि थी पहले से. ओके. कि यार ये कैसे चलता है, ये स्पॉन्सरशिप, प्लेयर मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या है. यार मुझे इसमें कुछ करना है. तो मैंने सोचा कि चलो यार MBA करते. फिर MBA के टाइम मुझे एक जॉब ऑफर आई. स्टीव वॉ की एक कंपनी थी इंडिया में, और एक बॉम्बे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रही थी, मैं खेल रहा था. तो स्टीव वॉ ने मुझे पूछा कि यार आप जैसा हमें एक बंदा चाहिए बॉम्बे में. तो मैंने सोचा यार इससे बड़ा एजुकेशन क्या होगा मेरे लिए. तो मैंने MBA बाजू में छोड़ दिया और वो कंपनी के लिए चालू कर दिया काम करने. तो ऐसे ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गए और बहुत ऐसा वेरीड करियर रहा है मेरा. और आज जो मैं देखता हूँ अपने देश को, जो स्पोर्ट्स का जो कंज्यूमर है, जो स्पोर्ट्स का वातावरण है, ये तो बहुत सी चेंज है लास्ट 10-15-20 सालों में. तो ये जस्ट स्टार्ट है इंडिया के लिए. इंडिया एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग देश बनेगा. ओके. सर, बहुत कुछ पूछना है आपसे. आपके पापा एक क्रिकेट की दुनिया के लेजेंडरी मेंटर हैं, कोच हैं. बचपन में आपने सचिन तेंदुलकर के साथ भी खेला है? हाँ, सचिन और मैंने तो एक्चुअली साथ में ही स्टार्ट किया था क्रिकेट. Okay. जो हम पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी वो बॉम्बे अंडर-15 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हुई थी. और तभी हमने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस काइंड ऑफ करवा लिया. और फिर साथ में बस में शिवाजी पार्क वापस गए. तब से जो दोस्ती है वो अभी भी है. मैंने जब भी उसको पहले 2-3 बार देखा, मैंने बोला यार ये तो अलग ही प्लेयर है. क्यों? ग्रेट क्वेश्चन. क्यों? बिकॉज एक बैट्समैनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जजमेंट ऑफ लेंथ. कि जब भी बॉल छूटता है बॉलर के हाथ में से, वो बैट्समैन की जो इंट्यूशन, स्किल, प्रैक्टिस, ये जो अलग अलग फैक्टर्स है वो एक मिश्रण में आ जाता है और वो लेंथ जज कर लेता है. तो सचिन तेंदुलकर ने लाइफ भर, करियर भर, आई डोंट थिंक
एक हाथ पे आप उसके मिस्टेक्स, लेंथ, जजमेंट के मिस्टेक्स देख सकते हो। तो वो मैंने पकड़ लिया। मतलब गली क्रिकेट से हर किसी की शुरुआत होती है, फिर कोचिंग होती है, आप टेक्निकल सीख लेते हो हाँ, और एंड में गली क्रिकेट ही बन जाती है। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो जो है वो इंट्यूशन है एट द एंड ऑफ द डे, जो हम मेडिटेशन में उसे सुष्टि बोलते हैं जी। कि जो आपके पास दी गई है, तो वही तो है। और लेकिन हाँ, तो गोइंग बैक टू इट, वो 10 साल का था, मैं 11 साल का था, और तब से हमारी फ्रेंडशिप है। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी तब? बहुत ही पैशनेट, बहुत मिस्chievous, अभी भी है। और एक क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा प्रेम पहले से। और बैटिंग तो छोड़ो उसकी, मैं तो बोलता हूँ कि उसके बॉलिंग में भी बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट का टैलेंट था। उसका जो गूगली था, वो रेगुलरली लेग स्पिन नहीं डालता था अब, लेकिन उसका जो गूगली था, मैं बोलूँगा वर्ल्ड का बेस्ट गूगली अभी भी। nobody could read it, तो एंड फील्डिंग, प्रॉब्ली द बेस्ट थ्रोइंग आर्म टीम में, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, क्लोज इन का हो या सर्कल में का हो, या बाउंड्री राइडर का हो, ही वॉज, जो उनका जन्म हुआ है वो क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और उससे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है सचिन के बारे में, कि मैं उसके कैप्टनसी के अंडर खेला हूँ। और मैंने ऑलवेज कहा है कि उसे जो कैप्टनसी के लिए जो उसे एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली कभी। ऑलवेज पब्लिक ने कहा कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन ये कैप्टन ठीक ठाक है। नहीं, वो बहुत अच्छा कैप्टन था, बहुत प्लेयर्स कैप्टन था वो। और वही मैं एक और लेयर उसके पर्सनालिटी की वो थी कि इतना हेल्पफुल बंदा टीम के लिए। आज रणवीर, मैं बोल रहा हूँ कि आप यूवी से लेके वीरू या रोहित या विराट को पूछो कि पाजी ने आपके आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन था आपके गेम में, और वो बहुत बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन होगा, बिकॉज उसने सेल्फलेसली दिया है खुद को। वो ड्रेसिंग रूम में जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो नॉलेज ट्रांसफर हम बोलते हैं, वो सचिन वाज वन ऑफ द बेस्ट इन दैट। वो एक स्टूडेंट ऑफ द गेम रहे थे बचपन से। बिल्कुल, और अभी भी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो वो पूरा पैकेज ही उसके पास है, वो सो टुडे आई थिंक वो जो मैच रीड करता है, या जो वो प्लेयर को रीड करता है, अभी आई थिंक सेकंड टू नन। मतलब आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जहां आप अब उनसे मिलते हो और वो कहते हैं कि ये प्लेयर का करियर ऐसा जाएगा या ऐसे कुछ होगा इसके करियर में। आई थिंक करियर के बारे में तो बात नहीं करते, लेकिन टैलेंट के बारे में बात करते ओके। कि ये प्लेयर ना, बहुत जतिन, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये जिसको देख ले तो। ओके। गेम सिचुएशनल रीडिंग, कि यार अभी ये ना, ये ऐसे करेगा, यार ये इसका फील्डिंग ना, ये ऐसे ऐसे करेगा, इनको ऐसे करना है। कि अभी और मैच का रीडिंग, कि अभी मैच चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, कूकाबरा बॉल है, जी। तो ये 20 ओवर्स ऑलरेडी हो गए, टेस्ट मैच चल रही है। अभी ना जतिन, ये बॉल सॉफ्ट होगा थोड़ा, तो अभी ये ज़्यादा हिलेगा नहीं, तो अभी नेक्स्ट 3-4 घंटे बेस्ट बैटिंग का टाइम है। तो ये पूरा इट जस्ट कम्स वेरी नेचुरली। ओके। आप नाम लेंगे यंग क्रिकेटर्स के जिन्हें आप, जहां आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ तो है, या अगर उनसे भी कुछ बात हुई है? हाँ, मैं तो मेरे ख्याल से कल ही मैं मिला उसे बैंगलोर में। पृथ्वी शॉ मेरे लिए बहुत बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, और अनफॉर्चुनेटली अभी इंजर्ड है, लेकिन ऐसे होता है क्रिकेटर के करियर में। शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। ऋतुराज गायकवाड़, अभी जो इंडिया में बैट्समैन आ रहे हैं वो बहुत बहुत टैलेंटेड है। और बिकॉज ऑफ द आईपीएल उनका जो मैच्योरिटी का जो स्टेज आता है वो बहुत जल्दी आता है। बिकॉज आप राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हो, और पहले की बात करते हैं, आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो शेन वॉर्न के साथ, आपका कोच है कुमार संगकारा, तो आपका जो आपकी मेंटालिटी है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर जैसे हो जाती है। बिकॉज आप सोचते हो कि यार आज शेन वॉर्न ने आके मुझे बोला कि वेल प्लेड, कुमार संगकारा मुझे ब्रेकफास्ट पे बोल रहा है कि तू ऐसे ऐसे कर, ये तेरे डेवलपमेंट एरियाज है, तू बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। तो जो वो कॉन्फिडेंस है, वो मैच्योरिटी आती है, वो एक इट्स फास्ट फॉरवर्ड हो गई है आज के टाइम में। लेकिन जो मैं थोड़ा वरी करता हूँ कि बॉलिंग में ये नहीं हो रहा है, बिकॉज क्रिकेट अभी इंक्रीजिंगली बैट्समैन्स गेम हो गया है। और अभी जो वो जो नए लॉज आए आईपीएल में, इट्स बिकमिंग मोर बैट्समैन फ्रेंडली। लेकिन इंडिया में जो टैलेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप इंडिया अगर अच्छा करेगा तो वो शुभमन गिल अच्छा करेगा तो इंडिया अच्छा करेगा। तो ऐसे यंग प्लेयर्स पे रिलायंस
बहुत बहुत बढ़ गई है। अभी 2011 में विराट कोहली भी था वर्ल्ड कप टीम में, लेकिन वो ऐसे का आप कह नहीं सकते कि विराट का वर्ल्ड कप अच्छा गया तो इंडिया का जाएगा। आज गिल है, रोहित शर्मा है, सूर्या है, विराट है टीम में, लेकिन आप बोल रहे हैं कि गिल का अच्छा जाएगा वर्ल्ड कप तो इंडिया का अच्छा जाएगा। तो ये इज द साइन ऑफ द टाइम्स। ओके ओके सर, आपने कहा कि शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और ऋतुराज गायकवाड़ टैलेंटेड है। क्रिकेट में टैलेंट का मतलब क्या होता है? और मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक 16 साल के विराट कोहली के टैलेंट को देखकर उन्हें साइन किया था। टैलेंट होता है एज अ बैट्समैन 3-4 चीज़ें, राइट। एक है कि नॉर्मल जो हैंड्स का टैलेंट होता है कि आप स्टांस में बॉल कैसे मीट करते हो, तो वो है टाइमिंग, वो जो एक स्वीट स्पॉट बोलते हैं। सेकंड इज इंस्टिंक्ट कि वो बॉल कहाँ पिच होगा, वो बॉल पिच होने के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये किसी को मालूम ही नहीं है ये, बिकॉज एक बॉल छूटता है हाथ में से, आप मूव करते हो। आजकल आप वीडियो देखते हो बच्चों के, 4-5 साल के बच्चे कि बॉल डाला मार रहे हैं, अभी ये किसने सिखाया उनको, तो ये जो नेचुरल एक एबिलिटी होती है हम में कि कोई गा सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई बैक ऑफ द एनवेलप मैथ्स कर सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, तो ये जो एक नेचुरल जो फाउंडेशन है उसे टैलेंट कहते हैं। और उसके बाद स्किल एक्विजिशन है कि ये टैलेंट को वो गेम में कैसे मोल्ड करना, वहाँ कोच का बहुत बड़ा एक रोल होता है उसमें कि ये टैलेंट को स्किल एक्विजिशन में कैसे डेवलपमेंट करना है। ओके, या क्या होती है स्किल एक्विजिशन? स्किल एक्विजिशन इज थोड़ा गेम इंटेलिजेंस की, थोड़ा रेपिटेशन, कि एक हम बोलते हैं कि रिपीटेबिलिटी आनी चाहिए। बॉलर्स को बोलते हैं कि आपकी एक्शन रिपीटेबल होनी चाहिए। जैसे तो कि बास्केटबॉल में स्टेफ करी correct का लॉन्ग शॉट है। tak so that's why they do 1,000 hoops and you'll bat 1,000 balls a day। जी, तो ये जो repeatability is the bedrock of skill acquisition। मतलब कवर ड्राइव आपको 1000 बार मारनी है फिर आपकी कवर ड्राइव अच्छी हो जाएगी। करेक्ट, बट वो कोच का टैलेंट होता है कि वो रिपीटेबिलिटी शुड नॉट बिकम मोनोटनी, वो रिपीटेबिलिटी में भी थोड़ा एक स्पाइस ऐड करना चाहिए। सो रेपिटेशन बट नॉट रेपिटेशन। सो इफ यू हैव टू हिट 500 बॉल्स, वो बोलेगा कि एक 50 ऑफ ड्राइव मारो, 50 पुल शॉट मारो, फिर एक 10 ऑफ ड्राइव मारो, 10 स्क्वायर कट मारो, तो वो अदरवाइज द माइंड इज ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर वन काइंड ऑफ बॉल। सो यू नीड टू हैव अ ऑल राउंड व्यू। तो ये स्किल एक्विजिशन में कोचिंग का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, और तीसरी चीज आपने डिसिप्लिन का, या कि मतलब कितनी मेहनत करोगे आप। डिसिप्लिन के बिना क्या है रणवीर, यू हैव स्पोकन अबाउट इट, यू हैव गॉन थ्रू फेजेस। हर कोई फेजेस में का लाइफ फेज में ही होता है, और एक दिन जब भी आप उठते हो और कहते हो नहीं मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन इफ यू आस्क मी। सर, मैं हमारी जनरेशन को विराट कोहली जनरेशन के नाम से पुकारता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये विराट कोहली जनरेशन है। या फेयर टू से? बिल्कुल बिल्कुल। 16 साल के जब वो थे तो आपने क्या देखा? इंटेंसिटी मतलब क्या सर? तो मैं तो कहूँगा कि मैं थोड़ा टैलेंट आईडी, मैं थोड़ा टैलेंट स्काउट जैसा बन रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्लेयर्स को देखना, और मुझे लगता है कि मैं हूँ थोड़ा गिफ्टेड उसमें, और एक चांस लेना पड़ता है एक प्लेयर पे, कि एक रूडिमेंट्री तो जो गेम है वो तो था ही, उसका वो सवाल ही नहीं था, बट एक इंटेंसिटी आइज में जो उसकी अभी भी है, एंड तभी विराट वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। ही वाज अ यंगर गाय, we've all been at different stages in our lives। चाउमीन खाते थे। हाँ लिटिल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कॉकी, दैट काइंड ऑफ अ गाय, बट कुछ तो था कि compete करना है, कि लो स्कोरिंग मैचेस में तभी भी अगर जब भी आप उनके इंडिया अंडर 19 के वीडियोस देखते हो, वो भी एक फाइनल बहुत लो स्कोरिंग हुआ था वेयर इंडिया हैड टू डिफेंड, लेकिन ये बंदा जो घुस गया था ग्राउंड में कि ये मैच हम जीतने ही वाले ना, इसे कहते हैं इंटेंट, इसे कहते हैं इंटेंसिटी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। बिकॉज आज अगर आप देखो इंडियन टीम और IPL साथ में, आप 250 से 300 दिन खेल रहे हो,
तो वो इंटेंसिटी एक मैच में नहीं आपको इंडिया के लिए आई थिंक इंडियन टीम 45 to 50 मैचेस खेलते हैं साल में, आईपीएल के 15 मैचेस है, तो वो 70 मैचेस में आपको वो इंटेंसिटी लानी है, यू नो, और वो इंटेंसिटी नीड्स अ डिफरेंट मेंटालिटी टू ब्रिंग इट अक्रॉस कंसिस्टेंटली अक्रॉस दोज 8, 9, 10 months. That takes something else. Okay. And that is what he evolved into. You know, again I go back to the seniors in the team, because that is what Sachin and all these guys would have spoken to him about. Because ये seniors जब भी talent देखते हैं ना ड्रेसिंग रूम में यंगर प्लेयर्स में, वो छोड़ते नहीं है फिर, कि वो टैलेंट को नर्चर करते रहो. आई थिंक धोनी हैज ऑल्सो हैड अ बिग हैंड इन विराट्स करियर. वाह, ओके. मतलब जितने भी इंटरनेशनल लेजेंड्स इंडिया ने देखे हैं क्रिकेट में एटलीस्ट, सारे के सारे इंटेंस बंदे थे. इंटेंस और गिवर्स, कि नॉलेज गिवर्स, कि जो मैंने सीखा है मैं रणवीर को पास ऑन करूँगा, बिकॉज उसको डेफिनेटली उसका और मैं ऐसे पैकेज करके पास ऑन करूँगा कि वो समझ पाए, कि वो ओवर लर्निंग ना हो जाए. तो ये चीज़ों में ये जो सीनियर्स थे, जो सचिन, राहुल द्रविड़, UV as well, when they all became seniors, they gave very very freely. सबको बहुत हेल्प की उन्होंने. वो जो ड्रेसिंग रूम है वो बहुत ही ओपन ड्रेसिंग रूम है इंडियन टीम की, जहाँ बहुत बैंटर चलते रहता है, लेकिन नॉलेज ट्रांसफर भी बहुत चलते रहता है. किस तरह का नॉलेज ट्रांसफर होता है? अभी बहुत पहलू है इसके. एक होगा टेक्निकल थोड़ा, कि यार ये विकेट पे थोड़ा बॉल बाउंस हो रहा है, तू एक काम कर, थोड़ा तू पीछे खड़े रहे, क्रीज में थोड़ा आगे मत मूव हो, नहीं तो ये बॉलर ये एंगल से डाल रहा है, ये 40th 50th ओवर चल रही है, वो शायद उल्टा ट्राई करेगा देखो, तो तू थोड़ा संभल के रह जा, कि ये मैच पोजीशन में हम आज सेकंड डे पे है, थर्ड डे में शायद ये हो सकेगा, तो इससे बच के रहेंगे. तो बहुत पहलू है इसके. बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स अबाउट अ मैच सिचुएशन, कि ये मैच में ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, इवन दो सचिन वॉज नॉट अ कैप्टन इन 2011 वर्ल्ड कप, बट यू कुड सी हिम ऑन द ग्राउंड, ही वॉज थिंकिंग लाइक अ कैप्टन एवरी सिंगल बॉल. तो ये जो घुस के खेलते हैं ना प्लेयर्स, ये ऑलवेज मैच के बारे में सोचते रहते, तो इनको बराबर पता चलता है कि नेक्स्ट 1-2 घंटे में क्या हो सकता है मैच में, उसके लिए हमें अभी क्या करना है. तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कोच जो आपको जूनियर से लेके सीनियर लेके आया है, वो शायद इंडिया के लिए खेला हो नहीं खेला हो, लेकिन इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होगा, तो उसने उसका काम किया है. अब ये सीनियर्स आके दे आर पुटिंग अ लेयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑन देम. जो करंट इंडियन ड्रेसिंग रूम है, स्पेशली ये जो वर्ल्ड कप वाली टीम है, उसमें जो यंग प्लेयर्स हैं, उनमें आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किस में दिखती है? आई थिंक शुभमन गिल, बिल्कुल. शुभमन गिल आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन का प्लेयर है. जैसे हम बोलते हैं कि अभी विराट कोहली के जनरेशन में है हम, आई थिंक शुभमन गिल इज़ अ टेरिफिक प्लेयर. मैंने फर्स्ट टाइम उसे, जब भी मैं नेशनल सेलेक्टर था, एक इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच चल रही थी पुणे में, विराट ने 254 किए थे वो टेस्ट मैच में, लेकिन ये स्टोरी है अगले दिन, मैच के एक दिन पहले की. एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, और ये इंडियन टीम में एक रघु करके है, बहुत ही स्वीट बंदा है, वो साइड आर्म, एक देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड साइड आर्म, तो यू हैव साइड आर्म स्पेशलिस्ट. वो साइड आर्म से बॉल बहुत जल्दी बहुत फास्ट आता है, तो रघु और वो एक लंबा डंडा होता है. करेक्ट वो टीवी पे देखा. करेक्ट, और वो स्किल भी उसके लिए बहुत लगती है. तो रघु इज अ चैम्पियन एट दैट साइड आर्म, और वो 160 प्लस डालता है. और शुभमन बैटिंग कर रहा था नेट में, और रघु ने एक बहुत ही फास्ट बाउंसर डाला उसे, और शुभमन ने जस्ट वही स्टांस पोजीशन में से ऐसे जस्ट पुल किया उसको. ये प्रैक्टिस चली थी सेंटर विकेट पे, और बॉल ऐसे कर्व होके आउट स्विंग जैसा 10th रो ऑफ द स्टैंड में ठाक करके वो एक सीट पे इट बैंग्ड इनटू दैट सीट. और तभी मैंने बोला कि भाई ये कुछ अलग ही है. और उसके बाद थोड़ा आगे पीछे हो रहा था. ही ऑल्सो डिडंट गेट चांसेस. देन ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये जो IPL, और मैं तो बोल रहा हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान मैच थी अभी एशिया कप की, जब भी उसने एक स्टेप्ड आउट अ लिटिल बिट टू अफरीदी, दैट इज द पिवट ऑफ इंडियाज फॉर्चून्स बेसिकली. वो मैच के बाद ही सबको कॉन्फिडेंस आया कि ये टीम यार अभी तो हम फ्रंट रनर्स है वर्ल्ड कप के लिए. लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो ये बड़े प्लेयर्स ये मोमेंट्स क्रिएट करते. आई थिंक शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है,
बहुत बड़ा प्लेयर होगा। ईशान किशन भी लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, लेकिन बहुत उसका बैटिंग माइंड है। ही इज़ गॉट अ वेरी शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन। वो झारखंड का है, तो उसने माही के अंडर खेला है। माही का वो अच्छा दोस्त भी है, माही के थ्रू वो बहुत सीखा भी है, प्लस ही इज़ अ गुड कीपर। तो आई थिंक ईशान, केएल राहुल, शुभमन गिल, बट आई थिंक गिल नंबर वन। ओके ओके। ईशान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ईशान आई थिंक नॉट मैनी पीपल आर सेइंग दिस, लेकिन वो अच्छा कैप्टन भी बन सकता है। तो डोंट बी सरप्राइज कि मुंबई इंडियंस ने उसे रोहित शर्मा जब भी फेज आउट होगा, मुंबई इंडियंस माइट थिंक अबाउट हिम एज अ फ्यूचर कैप्टन ऑल्सो। क्यों कैप्टन बनने के लिए क्या चाहिए आई होता? थिंक कैप्टन बनने के लिए थोड़ा एक अलग मैच्योरिटी लगती है। इट्स लाइक अंडर 15 टीम का एक ही बंदा कैप्टन क्यों बनता है? बिकॉज वो कोच देखता है कि ये ग्रुप में एक है जो थोड़ा उसकी सोच थोड़ी ऊपर की है। मतलब क्या सर? तो थोड़ा एक लीडर होता है कि एक ग्रुप में एक नेचुरली एक लीडर, वी हैव हैड फ्रेंड्स, वी प्लेड फुटबॉल क्रिकेट, एक ऐसा लीडर आता है। तो दिस कैप्टनसी का पीस इज a person who thinks about the game a little bit more, who thinks about others in the team a little bit more. I think these are the first few traits where you can say हाँ ये possibly captain हो सकता है। मतलब दूसरों को अपने से आगे रखना। यस, दूसरों का सोचना, मैच का सोचना, टीम के रिजल्ट का सोचना, रिजल्ट का पहले सोचना बिफोर योर ओन परफॉर्मेंस। आई थिंक ये ईशान इज अ डार्क हॉर्स। अभी सब बोल रहे हैं कि श्रेयस या केएल कप्तान बनेंगे रोहित के बाद, जब भी रोहित फेज आउट करना चाहे। अब इंडिया कैप्टन इंडिया कैप्टन, आई थिंक केएल विल ऑल्सो बी अ गुड कैप्टन, नो डाउट। लेकिन मुझे ईशान किशन, हाँ 100% अभी ईशान किशन को इंडिया के लिए परफॉर्म करना होगा। उसे ही विल हैव टू बी सीन एज अ सर्टेनिटी इन दैट इंडियन टीम, उसके बाद ही कैप्टनसी आती है। लेकिन बहुत वेरी शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन ऑन दोज यंग शोल्डर्स। ओके। केएल के बारे में बात करनी है सर? केएल टेरिफिक प्लेयर अगेन। बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल कि प्लेयर को खुद का गेम इन एंड आउट मालूम रहना चाहिए। तो अगर आप उसे क्लोजली देखो तो उसके बैकलिफ्ट में तो उसने थोड़ी चेंज की थी, वो नहीं हो रहा था। और मैंने देखा टीवी में, बोला यार ये क्या कर रहा है। एंड देन इंजर्ड हो गया, इंजरी और ख़राब इंजरी थी, तो 5 6 7 महीने बाहर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर को खुद का गेम मालूम रहना चाहिए। केएल शो पे आए, शो के थ्रू मैंने उनके दिल को जाना एंड आई स्टेड इन टच विद हिम। और Yeah. उनकी जब इंजरी चल रही थी Yeah. तब मैं जेन्युइनली मिला था और उनको जाना एज अ पर्सन। आई फील कि वो भी एक डार्क हॉर्स है जिन्हें लोग उनके लो फेजेस में ना डिस्काउंट कर लेते हैं, बिल्कुल क्योंकि ये एक शोई प्लेयर नहीं है। Yeah. और जब इनके अच्छे फेजेस होते हैं तब केएल राहुल की असलियत के बारे में पता चलता है लोगों को। बट पीपल इजीली फॉरगेट इन क्रिकेट क्योंकि क्रिकेट एक रूथलेस दुनिया है। करेक्ट। और आई थिंक केएल भी खुद ये जानता है। बट आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि इनके 30s में इनका कैसा फेज स्टार्ट होता है। अभी इफ़ यू लुक एट केएल्स एग्जाम्पल, बहुत उसे अचीव करना है। बहुत साल पड़े हैं उसके सामने। और केएल को बाहर जो भी बोले कि ट्विटर पे तो यार काम ही है, जो बकना है बको। लेकिन जो टीम उनको रेट करती है, अभी टीम ने उनको नंबर 5 पोजीशन दी है। वो वनडे मैच में सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है। हम बोलते हैं नंबर 4 इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज नंबर 5। तो वो नंबर 5 केएल खेलेंगे। अभी कल भी अगर गिल नहीं खेले, मुझे लगता है ईशान ओपन करेंगे और केएल 5 खेलेंगे। बिकॉज 5 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ा कोलैप्स हो गया ऊपर तो वो 5 वाला संभाल लेता है। अगर अच्छा चल रहा है तो वो 5 वाला एक्सेलरेट कर लेता है। तो 5 और 6 ना रणवीर आर लाइक फुटबॉल मिडफील्डर्स। दे आर द क्रिएटर्स, कि क्या करना है, आगे जाके घुसना है या पीछे जाके थोड़ा डिफेंड करना है। सो these positions are very crucial, and I think India's strength is also having KL and Hardik at those positions basically. तो जो बाहर बोलते हैं वो पब्लिक बोलता है, लेकिन टीम में केएल का जो केएल के बारे में सोचते लोग, वो बहुत ही ऊपर के लेवल, रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ही रिस्पेक्ट। बिकॉज आदमी भी वैसा है, हम्बल है, एजुकेटेड है। आजकल के गेम में एम्पैथी रहना बहुत ज़रूरी है। you should have a lot of empathy, and I think that's why KL will be a good captain as well. एम्पैथी क्यों चाहिए सर? मतलब एम्पैथी मतलब दूसरों के जज्बातों को जानना। हाँ, बिकॉज आपके टीम में काफ़ी यंगस्टर्स भी रहेंगे। वो यंगस्टर्स अभी जस्ट आ रहे हैं टीम में, तो उनको कैसे संभालना है,
और उनको कैसे प्रोग्रेस करना है, उसके लिए बहुत एम्पैथी लगती है। आपके टीम में 1-2 सीनियर्स भी रहेंगे, उनके बेस्ट डेज़ उनके पीछे है, लेकिन वो भी ट्राई कर रहा है। तो वो जानने के लिए, वो पहचानने के लिए, उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें भी एम्पैथी लगती है, तो कैप्टन का जॉब मेंटली बहुत ही बिज़ी रहता है। अभी आप कैप्टन हो तो आपका एक बैटिंग कोच है, तो वो बैटिंग ग्रुप को वो देखेगा, लेकिन आप ओवरसी करते हो। आपका हेड कोच है, हेड कोच और आप विजन के बारे में बात करते हो। आपका बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, वो सब ग्रुप्स है। लेकिन एक कैप्टन आपके उसकी टीम के बारे में हर टाइम सोचते रहता है कि ये मैं क्या करूँ, ये इसको मैं कैसे और बेटर करूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर रोहित शर्मा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अस्ट्यूट, कि ही नोज़ कि कौन से प्लेयर को क्या उसे कहना है और कौन से प्लेयर को क्या नहीं कहना है। तो आई थिंक वो मुंबई इंडियंस के इतने साल कैप्टन रह चुके हैं, और प्लस मैं थोड़ा बॉम्बे का हूँ तो वो बायस तो रहता ही है। तो वो थोड़ा एक ग्रेविटास तो रहता है Same. उसमें। तो आई थिंक वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिज प्लेयर्स। और ये आज हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी बोलते हैं कि लीडर हैज़ टू बी एम्पैथेटिक, जी। राइट? ये इट्स द सेम थिंग फॉर अ क्रिकेट टीम और सेम थिंग फॉर अ स्पोर्ट्स टीम। ओके सर, क्या अगर किसी को कैप्टनसी मिल जाती है उसकी वजह से उनकी गेम अफेक्ट होती है होती है, होती है। डोमेस्टिक लेवल पर भी? डोमेस्टिक लेवल पर भी होती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। एक सेटलिंग डाउन का टाइम लगता है कैप्टन को, कि आपको पहचानना है कि मैं कैप्टन हूँ, लेकिन मैं ये टीम में मैं प्लेयर पहले हूँ। तो वो एक बैलेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मेंटली टैक्सिंग होता है। मेंटली लाइक आई सेड बहुत ही टैक्सिंग होता है। एंड आप थोड़ा बैटिंग कर रहे हो तभी सोच रहे हो कि अरे यार वो बॉलिंग में मैं किसको क्या दूँ, ये वो थोड़ा एक सेटलिंग डाउन टाइम लगता है। एंड इसके लिए जो भी कैप्टन बनते हैं उनको थोड़ा एक लॉन्गर रोप देते हैं कि पहले 2-3 महीने ये स्ट्रगल करेगा थोड़ा, बट आफ्टर दैट यू हैव टू ये जो दोनों रोल्स है आपको बाइफर्केट करने पड़ेंगे। कि जब भी आप बैटिंग कर रहे हो तभी आप बैट्समैन हो, तभी आप कैप्टन नहीं हो। ऑल्दो मैं तो बहुत मानता हूँ कि जब भी आप बैटिंग करते हो यू शुड थिंक लाइक अ कैप्टन, बट यू शुड थिंक लाइक अ कैप्टन ओनली कि ये विकेट पे क्या स्कोर अच्छा है, ये विकेट पे क्या टारगेट सेट करना चाहिए, बट नॉट थिंक अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ कैप्टनसी कि जब हम बॉलिंग करेंगे तभी हम क्या करेंगे, बिकॉज वो आपका फोकस निकालेगा। वो वॉच द बॉल एंड एक बैट्समैन से दिस टू देमसेल्व्स, वॉच द बॉल, इट विल टेल यू व्हाट टू डू। तो वो एक जो प्राइमरी लीवर है ऑफ कंसंट्रेशन, जब भी आप बाकी का सोचते हो वो थोड़ा हट जाता है, एंड दैट्स व्हाट कॉजेज डिसमिसल्स एंड बैड शॉट सिलेक्शन एंड स्टफ लाइक दैट। यू कैन डिसएग्री विथ मी ऑन दिस नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? Okay. और इस शो पर डिसएग्रीमेंट्स आर वेलकम। ओके, आई फील कि बहुत सारे भारतीय लोग स्पेशली फैंस कोहली के कैप्टनसी के बारे में कम बात करते हैं। उनकी भी कैप्टनसी बहुत बढ़िया थी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में एक अग्रेशन आ गई थी टीम में, और टीम ने बहुत कुछ किया उनके टेस्ट कैप्टनसी के दौरान। आप सहमत हो? 100%। एक अटैच सवाल है, Yeah. दोनों चीज़ों पर आप बात कर लो सर। जब आप उनसे उनके टीनेज में मिले थे, जब वो 16 ईयर्स के थे, तब उनमें एक कैप्टन दिखा था? क्योंकि कहा जाता है कि लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स पहले से लीडर्स ही होते हैं। तो वो जानना चाहूँगा मैं। मैंने जब भी उसे पहले देखा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा भी नहीं था उसे, ऑनेस्टली। मुझे जस्ट एज अ बैट्समैन अच्छा लगा, बट जब भी मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फॉलो करना शुरू किया तभी मुझे लगा 100% ये इसमें कैप्टनसी मटेरियल है। एंड तब से वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तब से है, बिकॉज वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत अटैकिंग खेले, इंडियन टीम है खेली, इंडियन टीम। एंड जब भी वो इंडिया का कैप्टन बना तभी वही तो एक था कि वो इन योर फेस, अटैकिंग एट ऑल टाइम्स, दैट वाज द काइंड ऑफ ब्रांड विच दे प्रोपगेटेड। और वो ब्रांड खेलने के लिए आइडियल टीम थी। विराट कोहली and Ravi Shastri, both of them are very strong characters, and it was the right way we were playing our cricket. And then after Virat gave up the captaincy, मुझे भी थोड़ा लगा कि अभी ये brand तो रोहित is not the same guy as Virat, तो ये brand क्या होगा? But I think what you are seeing now,
under Rohit and Rahul Dravid is a very, very astute, strategy-driven, take on the game. And they are taking certain very interesting decisions. I loved कि कुलदीप यादव को पहले 2 मैच में खिलाया नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बिकॉज वो 3 मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड वर्ल्ड कप की पहली मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया, तो आप 3 बार उससे कुलदीप को क्यों चांस दे रहे हो खेलने? तो जब भी वो पहले वर्ल्ड कप मैच में आएंगे तभी वो चौथी बार खेलेंगे कुलदीप को. सो जस्ट कुलदीप को लास्ट मैच में खिलाया कि जो हमारा हुक्मी एक का है उसे हम थोड़ा बाजू में रखेंगे. तो ये थोड़ी ये जो चीज़ें हैं वो मुझे बताती है कि बहुत सोच जा रही है ये टीम में. एज अ सिलेक्टर आप क्या नोटिस करते हो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में? ऑब्वियसली ग्रेविटास बहुत ही इंटेलिजेंट कैप्टन है और एक प्लेयर्स कैप्टन है जो प्लेयर्स को एक माहौल, वो टीम में, मैं गया नहीं हूँ ड्रेसिंग रूम में बहुत टाइम से, लेकिन वो माहौल टीम में बहुत अच्छा स्टडी माहौल रहेगा. वो माहौल होगा एक बिलीफ वाला कि यार तू कर ले, आई बिलीव इन यू, तू कर ले, तेरा हो जाएगा सब, टेंशन मत ले, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा. और यही जो देख रहे हैं कि एक ऐसा एम्पैथेटिक माहौल जो है. बट आप रोहित की बैटिंग देखो लास्ट 3-4 मैचेस, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो आया कि मैं तो इनको क्लीन अप करने वाला. तो वो अल्ट्रा अग्रेसिव वो हो गए अभी. जो पहले वो थोड़े ही यूज्ड टू टेक द काइंड ऑफ सेकंड फिडल, लेकिन ही इज़ बिकम वेरी अग्रेसिव. सो ही इज़ ऑल्सो शोइंग कि यार अग्रेशन तो चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर, और मैं दूंगा वो अग्रेशन. तो गिल को थोड़ा टाइम मिलेगा सेटल डाउन होने, और उसको अगर टाइम मिलेगा तो वो खींच लेगा. लेकिन जो इनिंग्स का जो पहले जाके किसको हमें घुसना है वो मैं घुसूंगा पहले. मैं और ज़्यादा गहराई में जाना चाहूँगा इनटू द साइकोलॉजी ऑफ कैप्टनसी. जैसे आपने कहा कि रोहित और राहुल द्रविड़ स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं, तो उसी तरह रवि शास्त्री और कोहली एज अ यूनिट कैसे थे, मतलब आपके नज़रिए से? रवि शास्त्री और आपने सुना होगा ये कि some people say and I agree कि he should have been captain of India for a longer time, बिकॉज वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर है पहले से. टैलेंट उनका लिमिटेड था, बट कॉन्फिडेंस, अग्रेशन, इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा था. एंड ग्रेट मैन मैनेजर. आई नो हिम वेल फॉर मेनी ईयर्स नाउ. जो आदमी के पास फोरसाइट है, एक जो हम पहले बोल रहे थे सृष्टि, राइट, ये जो फोरसाइट है, एक ब्लेसिंग होता है, वो इंट्यूशन, करेक्ट, इंट्यूशन होता है कि ये प्लेयर क्या करेगा, ये मैच में क्या होगा, ये सीरीज में क्या होगा, वो उनके पास था. और दैट इज़ वेयर ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क विथ विराट इन हेल्पिंग विराट अंडरस्टैंड कि ऐसे भी हो सकता है. बट रवि ऐसा बंदा नहीं है जो जाके डोमिनेट करने देखेगा. उसने क्या किया कि ही लेट विराट कोहली बी हिज ओन मैन एंड देन kept feeding him information as and when needed to align everything in the right direction. मतलब मीम कल्चर में, क्रिकेट मीम कल्चर काफी ब्रूटल होता है. मतलब कुछ मीम्स बहुत फनी भी होते हैं, कुछ मीम्स बहुत ब्रूटल होते हैं. और फिर उसी मीम कल्चर से स्टीरियोटाइप्स या परसेप्शन बिल्ड होता है. परसेप्शन, दैट वाज द वर्ड. करेक्ट. तो रवि शास्त्री को लेकर एक परसेप्शन है कि वो बहुत क्वाइट कोच थे, उन्होंने ज्यादा कोचिंग नहीं करी. बट हाउ डज मीम कल्चर नो दैट? असलियत क्या है ये सिर्फ रवि शास्त्री को पता होगी, टीम को पता होगी. एक्चुअली उस असलियत के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा. नहीं, वो ऑपोजिट ऑफ क्वाइट थे. रवि शास्त्री बहुत ही अग्रेसिव कोच थे, हेड कोच, बहुत ही अग्रेसिव हेड कोच थे. उनके जो हडल में उनके स्पीचेस बहुत लेजेंडरी है. और लेट्स किल देम. और वो जैसा इम्प्रॉम्प्टू थे वो जी. रवि शास्त्री ऐसे नहीं है कि वो स्टडी करके जाएंगे कि हडल में मुझे क्या बोलना है. जो उनके मन में आएगा वो बोलेंगे, और वो बहुत रेलेवेंट होगा, बिकॉज वो हडल के बाद आप ग्राउंड पे ही जा रहे हो, तो बहुत ही ऐसा है कि इट नीड्स टू हिट दैट एरो नीड्स टू हिट द बुल्सआई एकदम क्विकली. तो बट नॉट क्वाइट एट ऑल. ये जो मीम्स है, आई नो दैट ही ऑल्सो लाफ्स एट देम हिमसेल्फ बिकॉज बहुत ही चिल्ड बंदा है. और रवि शास्त्री के बारे में आप सोचो तो
पहला इंडियन क्रिकेटर जो इतने साल काउंटी क्रिकेट खेला एज अ ऑलराउंडर, ग्लमॉगन के लिए इतने साल वो खेले, एंड फर्स्ट प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो वो जो प्रोफेशनलिज्म उस उनमें है, इनग्रेन्ड है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वॉट ही ट्राई टू टेल द प्लेयर्स अबाउट एज वेल, बिकॉज वो एक इंडियन क्रिकेटर थे, वो भी गावस्कर और सबके साथ खेले थे, लेकिन काउंटी क्रिकेट खेलने से भी बहुत लर्निंग्स आती है, बिकॉज काउंटी क्रिकेट, रणवीर, इज 7 days a week cricket. So every day you're playing a match literally for 3 or 4 months, or at least 5 days a week cricket. So you have learnings. So wo learnings are also providing a different angle, for the players in that knowledge transfer. क्या होते हैं लर्निंग्स? अभी इंग्लैंड में तो बॉल सीम होता है, तो डिफेंसिव बैटिंग कैसे करनी है, सीमिंग ट्रैक पे एज अ स्पिनर क्या बॉलिंग करनी है, व्हेन यू आर टायर्ड कि यार मेरे में कुछ नहीं है, अभी मैं 11 दिन मैच खेल रहा हूँ, वो 12वें दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा, कैसे उठना है और जाना है। वो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो एक डिसिप्लिन है, खुद में व्हाट डू यू टेल योर सेल्फ टॉक, दिस दैट एंड द अदर। सो दीज आर ये लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगर प्लेयर्स को ये लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको उनको बैट कैसे होल्ड करनी है, वो बॉल कैसे ग्रिप करना है, वो सब मालूम है। उनको न्यूएंस लर्निंग चाहिए कि हाउ कैन आई बिकम बेटर, आई एम फेसिंग दिस कॉम्प्लेक्स इशू, एंड देन यू फील हाँ मैंने भी ये मेरे करियर में फेस किया था, शुड आई टेल हिम दिस? एंड these guys are elite athletes, these are highly trained players. So you can't go and say कि यार ये है कि तू ये कर। यू हैव टू गो एंड से कि यार मेरे पास शायद एक चीज़ है जो तुझे हेल्प कर सके, जब भी आप रेडी हो आप आके मेरे साथ बात करो। तो रवि वॉज दैट काइंड ऑफ अ हेड कोच दैट ही गेव द प्लेयर्स the space, because he was a player, in his own time he realized that players also need space. So you have to keep balancing it out. Okay. Yeah. जब कोई हेड कोच बन जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक का भी रोल रहता है, एज इन अगर प्लेयर कुछ गलत कर रहा है या अगर किसी से गलती हो गई तो एक वो नेगेटिव इनपुट देना पड़ता है कि भाई ये ठीक कर ले। Yeah. जब आप कह रहे हो कि वो अग्रेसिव कोच थे, तो क्या इस पर्सपेक्टिव से अग्रेसिव भी थे? नहीं ऐसे रवि शास्त्री इज़ वेरी हाई ऑन एम्पैथी ऑल्सो। और क्या होता है रणवीर, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि आपके एक बैटिंग ग्रुप होता है, एक बॉलिंग ग्रुप होता है। तो अगर एक बॉलर का कुछ एक ऑब्जर्वेशन आपको कन्वे करना है बॉलर को, तो आपके पास एक फ़िल्टर है, बॉलिंग कोच है एक फ़िल्टर, तो वो बॉलिंग कोच के थ्रू आप कन्वे कर सकोगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो देन इंटरवेंशन is needed. But ये जो सेटअप में है, it's a very beautiful setup, so there's a lot of there's a very good opportunity to play good cop bad cop as well in this So जनरली कोचिंग की सेटअप के बारे में बताइए। तो एक हेड कोच होता है, हेड कोच होता है, और एक कैप्टन होता है, एंड देन यू हैव अ बैटिंग कोच, अ बॉलिंग कोच, अ फील्डिंग कोच, then you have two guys who are experts at sidearm, so you're used to that pace on a daily basis. इतना बड़ा रोल होता है कि दो साइड आर्म? इतना 2 maybe 3 भी। then you have 2 physios, you have 2 masseurs, you have a strength and conditioning coach, and then you have a admin staff as well, because that admin staff will look after hotels, logistics, flights, ye wo. So all in all it's a 35-40 member group which is traveling. So 15 16 17 का squad होता है, और एक और 15 16 17 का admin and sports sciences and coaching staff होता है। तो एज अ हेड कोच आप प्लेयर्स को भी मैनेज कर रहे हो, स्टाफ को भी मैनेज कर रहे हो? नहीं, स्टाफ का एक हेड ऑफ एडमिन होता है, तो दैट्स वन थिंग विच इज ऑफ योर प्लेट कम्प्लीटली। बट हेड कोच, एज अ हेड कोच आप कैप्टन को भी मैनेज कर रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज वो आपका विजन अलाइनमेंट वो कैप्टन के साथ एकदम परफेक्ट लगता है, बिकॉज इट्स लाइक यू गाइज आर द CEO ऑफ द कंपनी। विजन अलाइनमेंट मतलब क्या? मतलब अगर कैप्टन को किसी को ड्रॉप करना है, किसी को सिलेक्ट करना है? मैं तो उससे भी ब्रॉडर बोल रहा हूँ कि ये अभी 3 फॉर्मेट है। इंडियन टीम का मेरा विजन क्या है इंडियन टीम के लिए, कि नहीं
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो हमें जीतनी है, तो रेड बॉल भी बहुत बड़ा फोकस है। या आप बोलो कि नहीं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन T20 हमें जीतना ही है। तो वो एक विजन कि मुझे टीम कहाँ लेके जानी है, वाह। यू नो, दैट्स जो हम एज एन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं 30,000 फीट वाला विजन। जी। तो ये क्या करना है, एंड देन टू मेक दैट विजन इनटू अ मिशन, क्या क्या लगता है, इज वेयर ऑल द वर्क स्टार्ट्स। वाह। Yeah. ओके। Yeah. तो क्या ये एक थॉट है कि आने वाले सालों में 3 अलग टीम्स होंगे? 100%। और मुझे तो लग रहा है कि पहले T20 टीम के बारे में बात करेंगे, बिकॉज लास्ट 6 मंथ से T20 की एक अलग टीम हमें दिख रही है, जी। यू नो। और मैं थोड़ा इसमें कंज्यूमर मार्केटिंग का टर्म यूज़ करता हूँ कि हम आज बोलते हैं कि डिजिटल नेटिव्स। अभी माई चिल्ड्रन आर 16 years old, सो दे आर डिजिटल नेटिव्स। मतलब सिर्फ इंटरनेट यूज करिए। इंटरनेट और मोबाइल पे उनका काम है पूरा, राइट। तो आर T20 टीम, इंडियाज T20 टीम हैज टू बी ऑफ T20 नेटिव्स। जो टुडे ऋतुराज गायकवाड वेक्स अप एंड थिंक्स अबाउट T20 फर्स्ट, ही डजंट थिंक अबाउट टेस्ट मैचेस, you know. Ishan Kishan wakes up and thinks about T20 first. Sanju Samson is not wanting to play test match cricket for India, but he wants to play T20 cricket for India. तो ये जो फॉर्मेट के जो फॉर्मेट के जो नेटिव्स है, अपनी टीम शुड बी ओनली ऑफ दैट, विच इज हैपनिंग नाउ, यू नो. So after this World Cup, you will see a completely new T20 team, because they'll be preparing for next year's T20 World Cup in West Indies and the USA. Test matches, you might still see the same people there, because I feel a Pujara needs to be in a setup, Ajinkya Rahane needs to be in a setup, obviously Virat, Rohit. But interesting to see कि one day game के बारे में क्या होगा. We are now used to that 3-hour format. तो वो 8 hours के लिए बैठना is a tough fun. तो I think एक ICC level से थोड़ा rethink हो सकेगा one day टीम के बारे में. बट इंडियन टीम, टू आंसर योर क्वेश्चन, तीन टीम होगी 3 फॉर्मेट के लिए. एटलीस्ट 2 टीम तो होंगी, एटलीस्ट दो दो अलग टीम. एटलीस्ट 2. तो जैसे कि आपने कहा कि T20 नेटिव्स होने चाहिए, करेक्ट. तो फिर 10 साल बाद टेस्ट कौन खेलेगा? जो प्लेयर्स सिर्फ रणजी खेलते हैं? अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट का जो पैशन इंडिया के पास है, वो विराट कोहली इज द ओनर ऑफ दैट पैशन. वही तो बोल रहा था कि नहीं, रेड बॉल रेड बॉल रेड बॉल रेड बॉल. अभी विराट कोहली 2-3 साल के बाद, यू नो, अगर नहीं रहे तो उसके बाद वो कौन आएगा. तो ये भी एक स्टेक होल्डर्स, कस्टोडियंस ऑफ इंडियन क्रिकेट के बारे में सोचने वाली चीज़ है कि ये इज इट गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू अस और नो, बेसिकली, यू नो. वाह. ओके. या मैं ये जानता हूँ कि क्रिकेट सर्कल्स में ऐसे रूमर्स है कि प्लेयर्स भी जानते हैं अब ओडीआईज का हाइप कम हो चुका है. हर कोई जानते हैं ओडीआईज का हाइप कम हो चुका है. फैंस भी ओडीआईज नहीं देखते. या और काफी हद तक क्योंकि फैंस ड्राइव क्रिकेट, या शायद ओडीआईज होंगे नहीं. Yeah. मतलब वर्ल्ड कप के सिवाय, या और चैंपियंस ट्रॉफी अगर होती है. या करेक्ट Right? करेक्ट और मतलब ये जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, करेक्ट. ग्रेट क्रिकेटर नाम का एक ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट है, बहुत बढ़िया. या उसमें भी वही कह रहे हैं कि बायलैटरल क्रिकेट हैज बिकम इररेलेवेंट अ लिटिल बिट. करेक्ट. ये कैसे होता है कि बायलैटरल क्रिकेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप देखो, इंडिया एक बोर्ड है जो डूइंग वेरी वेल, इंग्लिश बोर्ड इज़ डूइंग वेल, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड इज़ डूइंग वेल. लेकिन आप जिम्बाब्वे देखो, वेस्ट इंडीज़ देखो, बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान देखो, इनके लिए बायलैटरल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसों के लिए. बिकॉज जब भी इंडियन टीम जिम्बाब्वे जाती है, तभी जिम्बाब्वे टीवी राइट्स बेचती है वो सीरीज के, और वो एक सीरीज से 3 साल का उनका ऑपेक्स का खर्चा निकल जाता है. सो बायलैटरल सीरीज ऑल्सो बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फॉर दी स्मॉलर कंट्रीज. तो अभी देखना पड़ेगा कि आप ओडीआई का फॉर्मेट चेंज करोगे, 2 इनिंग का बनाओगे, यू नो, इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाओगे, कुछ ना कुछ तो ट्वीक करके और एक फ्रेंडली बना दोगे, वो है. या एवरी कंट्री में एक डोमेस्टिक लीग चल रही है, तो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है क्या, कि जैसे फुटबॉल फ्रेंचाइज वर्सेस फ्रेंचाइज है, क्रिकेट विल इट गो दैट वे. तो वो भी एक डेंजर है. पता है बचपन में ना सर, मतलब मैं एज अ क्रिकेट फैन इंडियन क्रिकेट को और बीसीसीआई को इस नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखता था. मैं इंडियन क्रिकेट को एज इंडियन क्रिकेट देखता था. अब मेरा नज़रिया बहुत बदल चुका है. अब इंडियन क्रिकेट को मैं कंपेयर करता हूँ अमेरिकन बास्केटबॉल के साथ. बिल्कुल. मोस्टली एनबीए के जो टॉप प्लेयर्स है वो अमेरिका से निकल के आते हैं. डेफिनेटली इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है. पर अगर आप एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हो तो चांसेस आर यू आर ऑन एन एवरेज एट अ वेरी हाई लेवल. या
या यही भारत में हो रहा है। या जो लोग कहते हैं कि इतने सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, आई डोंट सी इट हैपनिंग इन एनी अदर कंट्री। Yeah, Ranveer, I think that's a great point to bring up because NBA is also like BCCI. जी बिकॉज NBA के बाद क्या है, यूरोप में थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेला जाता है, बट NBA हैज़ बिकम लाइक द केयर टेकर ऑफ ग्लोबल बास्केटबॉल. यू नो दैट्स यू यूज द परफेक्ट एनालॉजी. एडम सिल्वर जो NBA के CEO है, ही इज कंट्रोलिंग ग्लोबल बास्केटबॉल टुडे, यू नो. सो एंड हेंस लॉट ऑफ थिंग्स टू बी लर्नड एज वेल. एंड यू नो ICC इज ऑल्सो डूइंग अ डैम गुड जॉब. बहुत ईजी है बोलने के लिए यार ICC कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, बहुत कुछ कर रहा है. बिकॉज ये जो स्मॉलर कंट्रीज है, अभी USA में भी ICC ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. अभी मुझे लास्ट वीक ही कोई मिला था, बोल रहे थे फिलीपींस में क्रिकेट चल रहा है, म्यांमार में क्रिकेट चल रहा है, नेपाल की इतनी अच्छी टीम है, अफगानिस्तान probably most improved team in the last 2-3 years. Today you cannot take Afghanistan lightly. You know क्या है उधर. लेकिन ICC ने वो फंडिंग दी, ये किया, वो किया, तो ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ कर नहीं रहा है. लेकिन आगे क्या होगा, आगे क्या होगा कि नेक्स्ट 10 साल में क्या प्लानिंग करनी है, ICC का रोल क्या है उसमें, BCCI का रोल क्या है, ये सब देखना पड़ेगा. ओके क्या आपको लगता है कि एक IPL एक्सपेंशन होगी, मतलब और भी टीम्स ऐड होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, या लीग लंबी हो जाएगी? मुझे लीग WPL तो डेफिनेटली एक्सपैंड होगी बिकॉज 5 टीम्स है. आई थिंक इट विल बी द राइट रीजंस टू एक्सपैंड द WPL. आज मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों में क्या टैलेंट है, अनबिलीवेबल टैलेंट. तो वो तो डेफिनेटली एक्सपैंड होगी. आई थिंक IPL और 1-2 साल वैसे ही रहेगी टिल थोड़ा एक मैक्रो पिक्चर देखना पड़ेगा किसको कि भाई IPL अगर एक्सपैंड हो रही है तो बायलैटरल कम हो जाएगी, बायलैटरल कम हो रही है तो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ नहीं होगी, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ नहीं होगी तो उनका कैश क्रंच का प्रॉब्लम आ जाएगा. तो ये ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी वेड बिकॉज एक ऐसा रिपल इफेक्ट होता है कि आप ये करो तो उधर एक इफेक्ट हो जाता है. तो बट दैट इज़ वाई एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एडमिनिस्ट्रेटर्स बिकॉज दे हैव टू सी, ये पूरा मोज़ेक उनको देखना पड़ता है. मेरा बचपन का सपना है सर कि 30 IPL टीम देखने का चांस मिले, पर टटिंडा टाइबो की पेंशन भी जरूरी है. एग्जैक्टली. और वेस्ट इंडीज, अभी आप वेस्ट इंडीज के स्टेडियम्स देखो, ग्राउंड्स देखो जी. वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑपरेशनल कॉस्ट्स आर इश्यूज राइट नाउ. ओके आपके एक पास्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं. नेशनल सिलेक्टर, हेड नेशनल सेलेक्टर मेरे ख्याल से आप अजीत अगरकर हैं. अजीत अगरकर है. पहले एक हेड नेशनल सेलेक्टर क्या करते हैं? क्या उनकी खुद की एक सिलेक्टर्स की टीम होती है? इज दैट द रोल? और एक उनमें से एक सिलेक्टर क्या करता है जिसका जॉब प्रोफाइल आपने निभाया? और कैप्टन का क्या रोल रहता है सिलेक्शन में? नहीं, ब्रिलियंट क्वेश्चन. ये हर क्रिकेट फैन को जानना है. हाँ, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा इसके बारे में. या बिकॉज 5 सिलेक्टर रहते, 1 from each zone. So North Zone, Central Zone, East, West and South. Right? India broken up into 5 zones. One selector from each zone. 4 साल का टर्म होता है. ये 5 जनों का एक एप्लीकेशन इंटरव्यू प्रोसेस होता है. सो सम 40, 50, 100 पीपल विल अप्लाई. लेकिन एक एप्लीकेशन के लिए थ्रेशोल्ड होता है कि 30 फर्स्ट क्लास मैचेस या 1 मैच फॉर द कंट्री. ये सब BCCI के वेबसाइट पे है पूरा अवेलेबल, एक क्राइटेरिया. देन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया वो एप्लीकेशंस आते हैं. एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होती है BCCI की विच कंडक्ट्स द इंटरव्यूज एंड देन यू अपॉइंट दीज 5 पीपल. आउट ऑफ दीज 5 पीपल जिसने भी इंडिया के लिए ज़्यादा खेला हो वो चेयरमैन बन जाता है. तो हमारी सिलेक्शन कमेटी में MS के प्रसाद वाज द चेयरमैन. और क्या होता है कि इसमें 2 मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं. एक सिलेक्टर्स और एक टीम मैनेजमेंट. वो टीम मैनेजमेंट में हेड कोच होता है, कैप्टन होता है और बैटिंग, फील्डिंग एंड बॉलिंग कोच. तो ये 5 बंदे होते हैं एंड द सिलेक्टर्स. तो पहला जॉब ये सिलेक्टर्स का ये होता है कि टीम मैनेजमेंट से, जो मैंने पहले विजन के बारे में बात की कि टीम मैनेजमेंट की विजन क्या है, टीम मैनेजमेंट की एक क्रिकेट का विजन क्या है, एक प्लेयर्स का विजन क्या है, कि जो प्लेयर्स टीम में आने चाहिए वो एक सर्टन कल्चर के होने चाहिए, एक सर्टन एटीट्यूड के होने चाहिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बैट्समैन हो और आपका गेम अटैकिंग है और आप 2-3 मैचेस फेल हो गए,
तो फोर्थ मैच अगर आप डिफेंसिव खेलने लगो और रन्स करने ट्राई करो और आपका जो नेचुरल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अबैंडन करके आप खेलोगे, तो वो मे बी नॉट द राइट कल्चर। लेकिन आप चौथे मैच में भी आओगे बोलोगे बॉल यहाँ गिरा तो मैं मारूंगा उसको, और तभी आप रन्स करोगे, तो येस यू नो यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, योर कल्चर इज इंटैक्ट। सो people who don't compromise their natural ways to attain success is one big pillar of culture, and there are several others. So ek so then it is not, then we take this information and in addition to this information कि next 12 months का schedule क्या है, next 12 months में world cup है क्या, next 12 months में test championship है, उसके लिए how are we going to prepare, because एक Indian team होती है, एक Indian A team होती है, तो वो Indian A team is like a shadow team, you know, and that they have a different schedule for that basically, and that schedule again we sit with the National Cricket Academy people as well, and then come up with a schedule for a plan for the senior team and the junior team and the A team. नेशनल क्रिकेट अकेडमी से प्लेयर्स के एटीट्यूड और वो सब के बारे में भी पता बिकॉज ये पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है कि एंड वी गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन एज वेल, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड एवरीथिंग ऑफ द प्लेयर्स, तो सो दैट बिकम्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ डेटा सेंटर, यू नो, फॉर द BCCI. तो ये टीम मैनेजमेंट से विजन सीखो क्या क्या है, एंड देन यू हैव टू गो एंड वॉच अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक मैचेस. तो 4 साल में मैं लिटरली 5-6 दिन हफ्ते में मैचेस ही देख रहा था. एंड देन आफ्टर द आप एक मैच को 5 दिन के लिए देखते थे या so Ranji Trophy match is a 5-day game, for जी. example. So you watch the first 2-3 games, you know, because क्या होता है कि very quickly एक सिलेक्शन कमेटी जब भी होती है तभी एक प्लेयर की लिस्ट बनती है कि ये 30-40 प्लेयर्स है बेस्ड ऑन द टीम्स विजन एंड द टीम्स रिक्वायरमेंट. अभी हम ऑलराउंडर के लिए ढूंढ रहे, तो भाई ऑलराउंडर्स देखो जाके, सब फर्स्ट क्लास टीम्स में ऑलराउंडर्स देखो, शॉर्ट लिस्ट दैट से यू स्टार्ट विद 15 ऑलराउंडर्स एंड देन यू से ये 4 है ना, ये अच्छे है. एक थोड़ा रॉ सवाल Yeah. है. इतने सारे क्रिकेटर्स हैं भारत में, Yeah. इन नो ह्यूमन वे कैन यू कवर एवरीवन. आप हर किसी को स्कैन नहीं कर सकते. करेक्ट. तो आई एम अज्यूमिंग कि जिनका नाम स्कोर कार्ड पर एट द टॉप है, यानी कि जिसके रन सबसे ज्यादा है या जिसके विकेट सबसे ज्यादा है, आप लिटरली सिर्फ उनको स्कैन करते हैं. एब्सोल्युटली. वो फिल्टरिंग प्रोसेस उधर से ही होता है कि ये रणजी ट्रॉफी है, इसमें 30 टीम है या 32 टीम्स है, ये 32 टीम्स में से ये टॉप 20 स्कोरर्स है, ये टॉप 20 विकेट टेकर्स है. देन यू कनेक्ट टू द रणजी कोचेज ऑल्सो, बिकॉज ये बंदे हमारे साथ खेले हुए ही है, तो सब दोस्ती है कि मैं पूछ लिया यार ये कैसा है, नहीं जतिन तो आके देख, ये बहुत अच्छा प्लेयर है यार, तू आजा. उधर वो कोच से भी इंटरैक्ट हम करते, और वो कोच बोलता है कि यार ये तो है, लेकिन वो जो दूसरा प्लेयर है ना, उसके रन नहीं बने थोड़े ये साल, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर है. तो ये कॉन्टेक्स्ट भी लेना पड़ता है, इसके लिए जाके मैचेस देखते हैं. बिकॉज कभी कभी मैच में एक प्लेयर है वो आउट हो गया, अंदर आके खुद बैठा है, टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, फील्डिंग प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप बैठा है, तो यू फील अरे यार ये खुद का ही सोच रहा है, टीम का नहीं सोच रहा है. आई यूज टू वॉक अ लॉट अराउंड द ग्राउंड, यू नो, जो बाउंड्री लाइन पे फील्डर्स है, मैं सडनली उनको पूछता था कि यार अभी ये क्या करेगा इस सिचुएशन में तू. और द फील्डर्स जो क्लूड ऑन थे वो बोलते थे जतिन भाई नहीं, यू नो, अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर लाना चाहिए, या यू नो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. जो सो रहे हैं ग्राउंड पे बैठ के, फिजिकली है, मेंटली माइल्स अवे, दे वुड से हाँ वो थोड़ा मैं सोच के बताता हूँ आपको, तो थोड़ा आपको आइडिया आती है. तो ये कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये अगर सिलेक्शन जस्ट फिगर्स पे होता तो यार एक स्टैटिस्टिशियन बैठ के आराम से टीम निकाल सकेगा, बट ये बहुत कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जो प्लेयर्स आप वो ड्रेसिंग रूम में जो पाइपलाइन कर रहे हो ना, दे हैव टू बी ऑफ अ सर्टन कल्चर एंड अ सर्टन काइंड ऑफ मेंटालिटी. एग्जैक्टली. ओके. एक नैरेटिव होता था बहुत पहले कि आईपीएल की परफॉर्मेंस के थ्रू आपको इंडिया कैप नहीं मिलती, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो नैरेटिव अब बदल चुका है कि अगर आपने आईपीएल में परफॉर्म किया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. तिलक वर्मा फॉर एग्जांपल. पर क्या तिलक वर्मा, आई बिलीव इवन यूजीचेल, जब उनको इंडिया डेब्यू मिला था, उन्होंने बहुत ज्यादा रणजी क्रिकेट नहीं खेली. जसप्रीत बुमराह सेम. करेक्ट इन सेइंग दैट कि आईपीएल की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है? नहीं, पहले तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें कि अगर आईपीएल में कर रहा है बंदा तो अच्छा है ना, यू कैन यूज दैट एज अ मार्कर डेफिनेटली.
इनके आईपीएल परफॉर्मेंसेस को इग्नोर करके कुछ फ़ायदा नहीं है। बाद में तिलक वर्मा बहुत अच्छा प्लेयर इंडिया को मिल गया, बिकॉज़ ऑफ द आईपीएल। सो देयर इज़, आई थिंक द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर शुड डिक्टेट, नॉट वेयर ही इज़ प्लेइंग। ओके ओके, बैक टू रणजी ट्रॉफी। जैसे कुछ स्टेट्स है जो थोड़े से छोटे क्रिकेटिंग स्टेट्स माने जाते हैं, असम, नागालैंड, केरला, तो इन स्टेट्स को भी स्कैन किया जाता है? 100%। अभी झारखंड को देख लो, झारखंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वाइट बॉल टीम्स इन इंडिया। बहुत ही अच्छी टीम, सो लॉट ऑफ स्मॉलर टीम्स आर गेटिंग बेटर टुडे। इट्स श्योरली जितना क्रिकेट का जो डेसिबल लेवल है इंडिया में, कि हर बच्चा खेलना चाह रहा है, हर कोने कोने में बीसीसीआई ने पूरा डेवलपमेंट प्रोलिफरेट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके किया है ये सब। तो एवरी टीम टुडे हैज़ बिकम डेंजरस। आई मीन, आई रिमेंबर अ फ्यू years बैक जम्मू कश्मीर बीट बॉम्बे, and that's amazing. I mean, if you look at international level, Afghanistan, like we spoke about, बहुत dangerous team है। तो इंडिया में that is what is causing the upliftment of the quality of Indian cricket, Okay. कि हर जगह पे quality improve हो रही है। सुनने में आया कि जैसे उमरान मलिक कश्मीर से निकल के आए, वैसे ही कश्मीर से एक स्ट्रीम ऑफ फास्ट बॉलर्स निकल के आ रही है। बिल्कुल सच है? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये बहुत सालों से हो रहा है। यूपी से भी बहुत आ रहे थे। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब भी नाइकी में था, तभी एक नया फास्ट बॉलिंग का शू लॉन्च हो रहा था। तो वो प्रोडक्ट वाले आए थे यूएस से कि चलो हम थोड़ा ये ट्राई करेंगे जूता। तो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, जाके एक काम करेंगे, मैदानों पे जाएंगे, क्रॉस मैदान, आज़ाद मैदान, लेट्स गिव द शू टू प्रॉपर मैदान क्रिकेटर। तो वो इंटरेक्शन में प्लेयर्स से समझा कि कहाँ से है आप, कहाँ से हो? सर मैं तो इलाहाबाद से हूँ, सर मैं तो नेपाल से आया हूँ, सर मैं तो रांची से हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो इधर, जॉब है आपका? नहीं नहीं सर, हम वो मुंबई इंडियंस में ट्राई करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे बॉलीवुड में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक वी शुड कॉल इट, जैसे बाहर से बॉम्बे आते, कि प्रोड्यूसर के साथ ब्रेक मिले, डायरेक्टर के साथ ब्रेक मिले, ऑल ओवर इंडिया से क्रिकेटर्स आ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के साथ एक नेट बॉलिंग का चांस मिले मुझे, कि मैं नेट में इम्प्रेस करूँ, और वो मुझे फिर मुझे चांस मिले। ऐसे तो हुआ है? ऐसे ही हो रहा है, अभी ऐसे ही हो रहा है। सो अभी नॉट ओनली मुंबई बट केकेआर में हो रहा है, सीएसके में हो रहा है। तो it will happen with Gujarat Titans also, LSG, it will happen with all the teams, because ये तो जैसे साउथ अमेरिका में rags to riches stories are based on football, कि I remember David Luiz, he used to tell me कि my mother used to do domestic chores, and when I left for Portugal I told her that you'll never have to work again. तो यही तो stories है। एंड दैट्स हैपनिंग इन क्रिकेट ऑल्सो। दे आर कमिंग टू बॉम्बे बिकॉज मुंबई इंडियंस के नेट में उनको चांस मिले, वो थोड़े इम्प्रेस करे रोहित शर्मा को, और फिर उनका करियर टेक ऑफ हो वहाँ से। वाह, ओके। मैंने एक्चुअली सोचा था कि बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, पर ये पूरा का पूरा क्रिकेट नर्ड पॉडकास्ट बन गया, विच इज ग्रेट। कि इसके बाद एक और इंग्लिश पॉडकास्ट होगा जहाँ हम फुटबॉल की भी बातें करेंगे। बिल्कुल। पर एक हिंदी में फुटबॉल का सवाल है मेरा। रोनाल्डो के साथ आपने काम किया है? हाँ, मैंने बहुत काम किया है। उनको जाना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यूरोप में था नाइकी के साथ, और तभी रोनाल्डो खेल रहे थे रियल मैड्रिड के लिए, और नाइकी का बहुत ही बड़ा एक बिज़नेस है रोनाल्डो के साथ, CR7, और वो बिज़नेस का मुझे एक पॉइंट मैन बना दिया गया कि यार जो भी प्रोडक्ट लॉन्चेस है, तू जाके उसके साथ बैठ के, उसके टीम के साथ बैठ के क्या करना है, वो कभी लॉन्च करना है, ये वो तो, और जो भी शूट्स है उस नाइकी के, वो पूरा करके। तो स्टार्टेड वेरी टफ मैनर, लेकिन देन आई थिंक कंफर्ट लेवल थोड़ा बढ़ गया। एक दो डिसीजंस ऐसे लिए गए जो पॉजिटिवली बिजनेस को इम्पैक्ट कर गए। और ये जो बड़े सुपरस्टार्स होते हैं ना रणवीर, ये बहुत ही शार्प थिंकर्स रहते हैं। उनको बराबर मालूम है कि ये बंदा जो आगे बैठा है वो मुझसे क्या चाह रहा है, या मुझको कुछ देने आ रहा है, तो ये उनका जो हम बोलते हैं ना, उनका BS रेडार बहुत
शार्पली ट्यून्ड रहता है, इंट्यूशन बिकॉज एक्सपीरियंस से ही आ गया है, तो बहुत काम किया, वो मर्क्यूरियल वेपर शू 2014 में, फ्लाईनेट का जो लॉन्च था, वो अभी सब ब्रांड्स फ्लाईनेट कर रहे हैं, वो लॉन्च था, वो मैं उसका प्रोजेक्ट हेड था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स, मैं लाइफ में 15-20 बार मिला उनको। कभी बैठ के बकचोदी करी है उनके साथ? बहुत ही फनी बंदा है, Okay. बहुत ही फनी बंदा है। और उसके 2-3 टीम्स है, एक मेरा बहुत गहरा दोस्त अभी उसका एजेंट बना है, रिकार्डो रेगुफे, वो नाइकी में था पहले, रिकी। तो रिकी और मैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है, मैं टच में हूँ अभी, सऊदी अरेबिया में है वो अभी। लेकिन उसके क्रिस्टियानो के 2-3 टीम्स है, एक हॉर्गे मेंडिस की टीम है जो क्लब डील्स करती है, अच्छा, मतलब खुद की पर्सनल मैनेजमेंट? हाँ, 2-3 डिफरेंट टीम्स। एक बहुत बड़ी डिजिटल टीम है, और अभी बहुत ही बड़ी हो गई है बिकॉज सोशल मीडिया ऐड हो गया उसमें। एक एंडोर्समेंट्स की टीम है, और एक उसके बाकी के इन्वेस्टमेंट्स की टीम है। सो वो बहुत ही एक वेल हील्ड बिजनेस है उसका। तो बट फनी गाय, बहुत अच्छे मैचेस भी देखे मैंने। वो चैम्पियंस लीग क्वार्टर फाइनल, यूनाइटेड रियल मैड्रिड, जब ही नानी को सेंड ऑफ किया, हाँ, याद है ये। तब मैं था, दर्द हो रहा था ये देखकर एज अ यूनाइटेड फैन। हाँ, और क्रिस्टियानो स्कोर्ड एंड देन ही so we met him after the game also that night. I was watching the game from his box only. Then Real Madrid, Atletico Madrid, Champions League final, that last second goal, I was at that game also. Because कुछ ना कुछ तो काम होता ही था, बिकॉज उसके कितने शू लॉन्चेस थे, कितने प्रोडक्ट लॉन्चेस थे, तो यू हैड टू गो एंड कीप गेटिंग अप्रूवल्स एंड रनिंग हिम थ्रू द प्लान्स। हर किसी को पता है कि वो रोनाल्डो बने कैसे, बहुत लोगों को, क्रिकेट फैंस को भी पता है रोनाल्डो के बारे में क्योंकि कोहली ने बात करी। पर जब आप किसी इंसान से मिलते हो इन पर्सन, कुछ अलग एनर्जी पता चल जाती है। जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत अच्छे रीडर है सिचुएशंस के, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ कि उनमें अलग क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग? आई थिंक ये जो एलीट एथलीट्स है वो हाई इंटेंसिटी में इतने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गए हैं कि गुड बैड अगली, आई थिंक एक बहुत ही डिटैच थिंकर्स रहते हैं ये लोग। एक मैं आपको एनालॉजी देता हूँ, एक एडजेसेंट एग्जाम्पल, विराट की वो इंडिया पाकिस्तान T20 मैच, जो कहाँ मैच थी, कहाँ लेके गया वो मैच को, राइट? बट उसका आप फेस देखो, इतना काम कि जैसे हम मेडिटेशन में बोलते हैं कि ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या हो रहा है जी। वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है क्या हो रहा है, बट they've done that pressure situation so many times कि वो they go into an autopilot mode basically. So with Cristiano, that ground and the discipline was something else. वो oxygen chamber, वो रात को 9:30-10 बजे, thank you very much, phone off, कल ऑप्शनल प्रैक्टिस है तो भी नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। रूटीन उनके खून में बिल्कुल, नहीं तो नहीं, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक अमेरिकन बास्केटबॉल टीम थी मैड्रिड में, और उसने किसी को बोला कि यार चलो हम इधर है तो चलो आके मिल लो हमें, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे कहा कि कल 1:30 को सेशन है, ऑप्शनल है, लेकिन तू देख क्या करना है। बोला नहीं हम जाएंगे, जल्दी आएंगे। वो दोस्त ने उसे कहा कि हम जाएंगे तो जल्दी नहीं आएंगे, तो तेरा नेक्स्ट वो कल का सेशन तू कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। फ़ोन बंद करके सो गया, बस कि ये ऑप्शनल सेशन है लेकिन मैंने कमिट किया था कि मैं जाऊंगा, मुझे सर्टन स्किल्स पे काम करना है, तो जस्ट थैंक यू वेरी मच, एंड ऑफ स्टोरी, नो कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस, ख़त्म कर लो बात। और कॉन्टेक्स्ट ये है नॉन फुटबॉल फैंस के लिए कि जब वो रियल मैड्रिड में खेल रहे थे, उनका पीक था, उनके करियर का पीक था, मतलब पीक पर होकर भी इतना ज़्यादा डिसिप्लिन। या सॉरी मैं इतना ब्रूटल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पर ये पॉडकास्ट की एक खास बात होती है कि आप ब्रूटल सवाल पूछ सकते हो। ये मैं आपको नहीं पूछा क्योंकि आपने बहुत टाइम से काम किया है, एज एन एंटरप्रेन्योर भी आपका एक बिजनेस है अभी। पर मान लो कोई जो मेरे एज का, जिससे करियर स्विच चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस है खुद की एक फील्ड में, बहुत सारे लोग स्विच नहीं करते क्योंकि सैलरी का डर रहता है। तो द ब्रूटल क्वेश्चन इज कि
सैलरी प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स बिजनेस की दुनिया में? कितना कमा सकते हो? आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. स्पोर्ट्स इज नॉट अ रोटी कपड़ा मकान कैटेगरी. जी, तो आप लीवर्स या ऐसे कंपनीज में नहीं जा रहे हो. ये स्मॉलर कैटेगरी है. इसके लिए योर 30-40-50% लेसर देन द नॉर्म, देन द मीडियम. मतलब सैलरी कट लेनी पड़ती है. हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अनलेस अभी आजकल बहुत प्लेयर मैनेजमेंट एजेंसीज बढ़ गए. सो देयर आपकी बेस सैलरी थोड़ी ऑन पार नहीं होगी, लेकिन इंसेंटिव्स उसमें बहुत रहते हैं. मतलब अगर आपने डील साइन कर दिया करेक्ट. तो अपने player के लिए, सेल्स जॉब्स में इंसेंटिव ड्रिवन पीस देन टेक्स योर सैलरीज इवन हायर देन रोटी कपड़ा मकान काइंड ऑफ. फेयर टू से कि एक बेस लाइन जॉब के लिए, एक 30 साल के बंदे के लिए, बंदी के लिए, या शायद बेस लाइन सैलरी 50,000 60,000 की होगी. आई थिंक थोड़ा लिटिल बिट मोर देन दैट. 1 लाख? लिटिल बिट. हाँ 1 लाख के आसपास. करेक्ट 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 फिर ये बहुत हाइपोथेटिकल है, Correct, पर हम रेंज में बात कर रहे हैं, करेक्ट रफ रेंज. करेक्ट करेक्ट. तो मान लो किसी प्लेयर ने ईशान किशन को एज अ प्लेयर मैनेज कर लिया या और अच्छा परफॉर्म किया एज अ मैनेजर, एज इन सेल्स के थ्रू ब्रांड्स लाए ईशान किशन के लिए, तो फेयर टू से कि 4 लाख 5 लाख महीने के कमा सकते हो. कमा सकते हो कमा सकते हो. उससे ज्यादा उससे ज़्यादा भी, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द डील्स विच यू डू, डिपेंड्स ऑन योर इंसेंटिव स्ट्रक्चर. तो है, लेकिन ये बहुत आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज रियली इन स्पोर्ट्स आर अराउंड द कोचिंग piece, because if you want, say you're in college now, in school you are a cricketer. जी. इंडिया में एक अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि स्कूल से कॉलेज में जब भी जाते हो तभी स्पोर्ट्स ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते, ब्ला ब्ला ब्ला. और आपको स्पोर्ट में ही काम करना है तो आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाके कुछ कर लो, लेकिन उसके बाद जॉब्स नहीं रहते. बट इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू द स्पोर्ट, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग में जाओ, बिकॉज कोचिंग में यू विल बी कनेक्टेड टू योर पैशन एंड कोचेज आर मेकिंग more and more money. जैसे Nowadays in India, so tennis coaches, for example, will be making couple of lakhs a month, if not more. Cricket coaches will be making close to say 60-70,000 rupees. Then if you डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. domestic cricket, तो will be making More. so Ranji Trophy coaches today are getting paid 40-50-60 lakhs a year. वाह. Yeah. मतलब ये एक IIM ग्रेड की सैलरी है. Exactly. Wow. Plus you have a bonus structure. So if you win the Ranji Trophy, you will have this, that, and the other. So that's why you should try to seriously look at coaching as an option. पर कोचिंग में इतना पैसा बढ़ा कैसे है? BCCI. Because कैसा होता है कि वो जो the more BCCI earns at the top, that central revenue gets distributed, right, to all the state associations, and hence the disposable money with the state associations increases. ये वही हो रहा है कि India is becoming to cricket what America is becoming to basketball. बिल्कुल. स्पोर्ट्स एनालिटिक्स भी बहुत बड़ी एक फील्ड हो रही है क्या कि यूएस की बहुत बड़ी एनालिटिक्स कंपनीज का बैक ऑफिस अभी इंडिया में है. तो एनालिटिक्स, डेटा, कोचिंग, इसमें बहुत ही स्कोप है इंडिया में. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे बास्केटबॉल में डेटा का रोल पता है कि प्लेयर ने शॉट कहाँ से लिया, करेक्ट, फील्ड में कहाँ से उन्होंने शॉट फेंका या कहाँ से पास लिया, या कितने सक्सेसफुल पासेस या अनसक्सेसफुल शॉट्स वगैरह. क्रिकेट में एनालिटिक्स का मतलब ये है कि बॉल पिच कहाँ हुआ, अगर यहाँ पिच हुआ तो कैसे शॉट्स मारे गए. वो एक चीज़ है कि मेनली एनालिटिक्स इज फॉर द कोच, कि आप जब भी एक बैट्समैन का आप वीडियो एनालिसिस करते हो, कि आप एक फ्रंट ऑन उसे लेते हो कि अंपायर के पीछे एक स्टूल रख के आप कैमरा सेटअप वहाँ से है, तो आपको बराबर वो रेंज मिल रहा है बैट्समैन का, प्लस बैट्समैन के लैटरली पॉइंट पे एक कैमरा सेटअप है, तो आपको इनिशियल मूवमेंट पता चल रही है आगे से साइड से. तो वो कोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि वो कोच वो बैठ के समझ के कि हाउ नेक्स्ट स्टेप्स प्लेयर को क्या समझाने हैं, वो प्लेयर को बताने के लिए पहले कोच को ये करना पड़ता है. तो वीडियो एनालिस्ट ऑल्सो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत लॉट ऑफ पीपल वीडियो एनालिसिस में जा रहे हैं क्रिकेट के. और अच्छा बिकॉज एवरी स्टेट एसोसिएशन जो होती है, अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ले लो, एक रणजी ट्रॉफी टीम है, और पहले तो मेन एंड वुमेन, तो एक रणजी ट्रॉफी टीम,
विमेन का अभी तक रेड बॉल क्रिकेट नहीं है, विमेन हैव दो वाइट बॉल टूर्नामेंट्स है, बट वो एक सीनियर टीम होती है, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 15 एकेडमी, तो हर जगह पे एक एनालिस्ट लगता है। विमेन के लिए भी हर जगह पे एक एनालिस्ट लगता है, फिजियो लगता है, मैस्योर लगता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अभी कितने इम्पोर्टेंस में आ रहे हैं। तो ये एरिया स्पोर्ट्स में बहुत बढ़ रही है, तो एक वोकेशनल काइंड ऑफ गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देन यू कैन, आप वो स्पोर्ट आपके लाइफ में रख सकते हो फिर। क्या ओवरऑल भारत में स्पोर्ट्स की दुनिया में ओवरऑल नॉन क्रिकेट भी, जैसे कि जैवलिन या फुटबॉल या हॉकी या टेनिस, हर जगह पैसा बढ़ रहा है? हर जगह पैसा बढ़ रहा है। अभी हमने एक एनालिसिस किया था कि 2007 में IPL जब भी स्टार्ट हुई, जी, तभी जस्ट 40 या 50 क्रिकेटर्स, इंडियन BCCI का पैसा आप बाजू में छोड़ो, जस्ट IPL का जस्ट मैच फीस, वो मैच फीस में 20 जन कुछ 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे थे। अभी 5,000 इंडियन स्पोर्ट्स मैन एंड विमेन 40-50 लाख से ज़्यादा कमा रहे, बिकॉज आपके पास कबड्डी लीग है, बैडमिंटन लीग है, अभी हॉकी लीग रीलॉन्च हो रही है फिर से, आपके पास एवरी स्टेट में एक डोमेस्टिक T20 लीग है, तो वो पैसा बढ़ ही रहा है। और जब भी आप प्लेयर्स का पैसा बढ़ाते, और जब भी एक लीग स्टार्ट होती है तो प्लेयर्स को तो पैसा मिलता है, लेकिन ये सपोर्ट स्टाफ देखो आप नीचे, ये सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ये सबको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ओके, इफेक्टिवली पैसे आ रहे हैं लीग्स की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से, यस, यानी कि ब्रांड्स की दुनिया की वजह से यस, वो पैसा डाल रहे हैं क्योंकि नंबर्स बढ़ चुके हैं, व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। बिल्कुल, एंड मेरे ख्याल से व्यूअरशिप इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इफेक्टिवली अगर भारत में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ा तो भारत की स्पोर्ट्स की दुनिया में पैसे बढ़ेंगे। 100%। अभी हम आज बैठे हैं इधर, जी। आज सुबह पेपर में हमने क्या पढ़ा कि 100 एशियन गेम्स मेडल वन टुडे, 100 मेडल्स इंडिया हैव वन एट द 2023 एशियन गेम्स, जी, और 2018 में 70 मेडल्स थे, सो 40% मोर मेडल्स वी हैव वन। एंड हियर दिस इज एक बहुत बड़ा एक की इंडिकेटर है ये कि क्या चल रहा है। अगर इतना पॉपुलेशन एक्स्ट्रा खेल नहीं रहा था तो ये टॉप लेवल के एथलीट्स आए किधर से? एक और ब्रूटल सवाल है सर, सॉरी, पर मैं कॉन्वर्सेशन के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। पिनिकल ऑफ स्पोर्ट्स इनकम इन इंडिया इज विराट कोहली, शायद वो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं जी। रफली, आपके अकॉर्डिंग कितना कमाते होंगे वो? यार ये बहुत ग्रे एरिया है, बिकॉज एक तो है मैच फीस में है BCCI, IPL, देन दूसरा एक एरिया है एंडोर्समेंट फीस। आप थोड़ा मैच फीस, IPL एंडोर्समेंट आप देख सकते हो, लेकिन ये जो लाइसेंस बिजनेसेस है वो उनके नंबर्स आर नॉट पब्लिक। मतलब तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल लिस्ट होती है जहाँ उनको लेब्रॉन जेम्स, टाइगर वुड्स के साथ कंपेयर किया जाता है, वो एक स्टैंडर्ड ब्लॉक फिगर है कि इतना तो कमा ही रहे हैं ब्रांड डील्स के थ्रू एटसेट्रा। आई थिंक सो। तो आप कह रहे हो कि इसके अलावा भी लाइसेंसिंग होती है, इक्विटी होती है स्टार्टअप्स में वगैरह वगैरह? बिल्कुल। और वो तो हमें मालूम ही नहीं है कि क्या है सर मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे माइकल जॉर्डन का करियर अगर आप स्कैन करें तो कहा जाता है कि barely 1% ऑफ हिज करंट नेटवर्थ हैड बीन अर्न्ड थ्रू NBA बास्केटबॉल गेम्स। फिर स्पॉन्सरशिप से भी पैसे कमाए, पर उनका असली पैसा आया उनके बिजनेस इक्विटी से। और मैं मानता हूँ कि जो भारत के टॉप एथलीट्स है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सारे लोग आजकल इक्विटी के बारे में सोचते हैं या एसोसिएटेड बिजनेसेस के बारे में सोचा है, जैसे कि रॉन्ग कोहली का एक क्लोथिंग ब्रांड है। करेक्ट थिंकिंग? बिल्कुल। और ये जस्ट जॉर्डन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जॉर्डन का जो नाइकी का जो ब्रांड है जॉर्डन जी, वो हम शूज़ देखे कि हमें सिर्फ लगता है कि जॉर्डन वो ब्रांड है, 100% है, बट जॉर्डन अमेरिका का 3rd या 4th बिगेस्ट किड्स वेयर ब्रांड है। किड्स वेयर ब्रांड, एक हाई स्ट्रीट बिजनेस वाला किड्स वेयर ब्रांड में वो 3rd या 4th है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। तो आप देख लो कि वो कितना बड़ा बिजनेस होगा, बिकॉज ये जो एक्यूमेन है नाइकी की, बिकॉज ये जो फादर जो अपने सन या डॉटर के लिए खरीद रहा है वो जॉर्डन का फैन है, इसके लिए उसको जॉर्डन वाला ही खरीदना है कुछ। और ये नाइकी के लिए भी अच्छा है बिकॉज कंज्यूमर एक्विजिशन हो रहा है 3-4 साल के एज पे, तो वो तो शिफ्ट नहीं होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पीसेस है। तो ये जो
जो हमने बोला कि मैच फीस या फ्रेंचाइज फीस, एंडोर्समेंट्स, ये 3 बकेट्स हो गए। उसके बाद 2 और बकेट्स है लाइसेंस बिजनेस, जैसे आपने रॉन्ग की बात की, वो एक लाइसेंस बिजनेस हो गया। क्या होता है लाइसेंस वही बिजनेस? जॉर्डन रॉन्ग की एक आपको लाइसेंस फी मिलती है टोटल सेल्स पे उस पर। मतलब क्या सर? सॉरी, तो आपको बहुत बेसिक तरीके से अगर आप एक पैर जूता 10 रुपए का आपने बेचा, जी। तो उसका ग्रॉस रेवेन्यू हो गया 10 रुपया, लेकिन वो 25% उसके ऊपर, उसके नीचे एक रिटेलर मार्जिन होता है, तो ग्रॉस रेवेन्यू हो गया 7.5 रुपया कंपनी के लिए। वो 7.5 पे आपको एक लाइसेंस फी मिलती है, मतलब एक कट मिलता है यस, हर सेल पे। कि आपका नाम हमने यूज किया और इसके लिए आप ये 4% या 5% या 10% ले लो। तो ये लाइसेंस फीस का बहुत एक बड़ा बिजनेस है, विच यू कैन इमेजिन। मैं मेरे बच्चों को रॉन्ग में सजाऊंगा। हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली। और ये हो गया लाइसेंस फीस, और दूसरा हो गया, लास्ट लेग हो गया आपके इन्वेस्टमेंट्स। तो आपकी इंटरनली एक इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है जो प्रपोजल्स देखती है, और एंड फिर आपको इक्विटी मिलती है कंपनी। सर पर उस लेवल पर, Yeah. जैसे कोहली या धोनी के लेवल पर, आई एम श्योर उनके टीम्स पैसों के बारे में सोच रहे होंगे, बट क्या वो खुद पैसों के बारे में सोचता एट ऑल? आई थिंक एक 100% की वो कमर्शियल पीस तो है ही इसमें, लेकिन आप आपके करियर में कौन से फेज में हो, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपको, जो मद्दे नज़र रखना पड़ता है कि अगर मुझे मालूम है कि मैं और 3 या 4 साल ही खेलने वाला हूँ, उसके बाद मैं भी खुद को मेरे नेक्स्ट इनिंग्स ऑफ माई लाइफ में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट इनिंग्स में ये 4-5 मेरे पास प्रपोजल्स आए हैं, उसमें कौन से बिजनेसेस है जो हियर एंड नाउ वाले बिजनेसेस है, या जो थोड़ा लॉन्गर टेल वाले बिजनेसेस है, जिसमें मैं इन्वॉल्व होऊंगा और मुझे अच्छा एक्साइटमेंट होगा, मेरा ये पैशन भी है कि मैं इन्वॉल्व होऊंगा। तो वो भी एक कंसिडरेशन सेट में आता है डिसीजन मेकिंग में, और उसके लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है और आप में बहुत ही टाइट अलाइनमेंट रहनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको एक बिजनेस अच्छा है, तो वो अर्ली स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन में हटना नहीं चाहिए, वो बिजनेस वो आपके पास कभी पहुंचना ही नहीं है फिर। तो ये बहुत ही जैसे मैंने आपको बोला, कैप्टन का लाइफ बिजी होता है, बट एज यू बिकम अ बिगर, जब भी आप बड़े स्टार बनते हो, आपका लाइफ बहुत बिजी होता है, बिकॉज आपको आपका गेम भी देखना है, आपका फिटनेस देखना है, आपका फैमिली लाइफ देखना है, आपका बिजनेस देखना है, आपके इंडोर्समेंट्स तो बहुत ही बिजी हो जाता है ये पूरा। फ्री टाइम मिलता है? स्ट्रक्चर्ड, ये जो बड़े स्टार्स है, वो किंग्स ऑफ प्लानिंग रहते। इनको 2-3 महीने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन से दिन में, बराबर उन लोग का प्लान होता है पूरा। तो कैलेंडर प्लानिंग, जो हम सेशन प्लानिंग, कैलेंडर प्लानिंग बोलते हैं, दे डेफिनेटली पुल आउट अ लॉट ऑफ टाइम कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है मेरे डेवलपमेंट के लिए, आउटसाइड ऑफ जो भी मैं कर रहा हूँ, ये पूरा मैप्ड आउट 100% होता है। ओके। Yeah. तो ये चिल कब करते हैं, यही प्लानिंग के बीच? हाँ, वो भी मैप्ड आउट होता है कि ये मेरा मी टाइम है, इसमें ये मैं थोड़ा और कुछ करना चाह रहा हूँ, तो ये पूरा एक ऐसा सिस्टम सेट होता है। इसके लिए ये बहुत ही, इसमें एक स्टेक होल्डर होता है जो आपका पर्सनल मैनेजर होता है, बिकॉज वो आपका गेट कीपर होता है। तो वो पर्सनल मैनेजर, और ये सबके पास बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सनल मैनेजर्स होते हैं, जो लिटरली दे कंट्रोल योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर टाइम बेसिकली। सर आपने इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो सबसे बिजनेस ओरिएंटेड सुपरस्टार कौन लगा आपको? आई थिंक जो वो एक बाय प्रोडक्ट है एवोल्यूशन ऑफ द स्पोर्ट्स बिजनेस का। तो ऑब्वियसली यूरोप में, यूएस में स्पोर्ट्स बिजनेसेस, ये जो लाइसेंस बिजनेसेस है, ये जो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस है, ये बहुत ही बड़े हैं। अभी अगर क्रिकेट का प्रोडक्ट इतना है, तो फुटबॉल का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, राइट? जी। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ दैट। तो मैक्सिमम एवोल्यूशन एंड प्रोफेशनलिज्म मैंने देखा है फुटबॉल क्लब्स में, बिकॉज यही तो मर्चेंडाइज सेल्स पे इनका बहुत बड़ा सिस्टम बेस्ड होता है रेवेन्यू का। तो आई थिंक ये जो क्लब्स के लिए जो हेड ऑफ कमर्शियल रहते हैं ना, इन लोग सबसे शार्पेस्ट रहते। और ये एथलीट्स के बारे में क्रिस्टियानो 100% डेफिनेटली, माइकल जॉर्डन, आप अगर देखो तो टॉम ब्रेडी, बिग अमेरिकन स्टार्स आर मैक्सिमम कमर्शलाइजेशन वहाँ होता है, बिकॉज उधर रियल एस्टेट भी बहुत एक बड़ा उनका पिलर होता है ऑफ रेवेन्यू। इंडिया में भी होता है, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, बिकॉज
अपने इंडियन क्रिकेटर्स भी बहुत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, मोर देन रेसिडेंशियल कमर्शियल में करते हैं, एक बड़ा 2-3 फ्लोर ले लिए एक बिजनेस सेंटर में और बैंक को दे दिया फॉर एग्जांपल। तो ये सब भी होता है, लेकिन जो प्लानिंग जो प्रोफेशनलिज्म से वहाँ होता है, यहाँ चालू हो गया होना, लेकिन और थोड़ा टाइम है। आई थिंक दैट्स वही मेरा पहला पॉइंट था कि ये जो इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है अभी बन रही है, अब से ये पूरा चालू होगा। अभी आईपीएल में 10-15 साल हो गए आईपीएल के। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आईपीएल टीम्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी पैसा डालेंगे। अभी आप ऑलरेडी देख रहे हो कि यूएस से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अब भी ये टीम्स को रियलाइज हो कि भैया ये तो गेम है, ये तो ठीक है, लेकिन अभी मैं मेरा लाइसेंसिंग बिजनेस कैसे चलाऊँ, मैं मेरा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कैसे चलाऊँ। अब भी ये जो नॉलेज, अगर एक बड़ा पी फंड आ गया यूएस से और इन्वेस्ट कर लिया एक टीम में, तो वो फंड जो NFL के टीम के साथ कर रहा है या NBA के फ्रेंचाइज के साथ कर रहा है, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो इनको भी समझेगा, अरे यार ये तो हम छूट रहे थे, ये नहीं हो रहा था हम लोग का। तो ये जो नॉलेज ट्रांसफर है, जो समटाइम्स इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये अभी चालू होगा। ओके, मैं ये जानता हूँ कि कुछ कुछ क्रिकेटर्स भी हमारे शो को देखते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव? मान लो अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, अगर इंडिया प्लेयर्स रह चुके हैं, व्हाट्स योर एडवाइस टू देम? आई थिंक आजकल आप देख रहे हो कि लीग्स इतने बढ़ रहे हैं। क्रिकेट देख लो आप, तो अभी आईपीएल में जियो के पास राइट्स है। जियो 12-14 लैंग्वेजेस में ये ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ऑब्वियसली कमेंट्री बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स अभी वर्नाक्युलर कमेंट्री कर रहे हैं, तो कमेंट्री डेफिनेटली ऑप्शन है। लेकिन मैं तो अगर आपको कोचिंग में इंटरेस्ट है तो आप 100% फॉर्मल ट्रेनिंग ले लो एज अ कोच, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो ट्रेनिंग ले लो, बिकॉज कनेक्शन है गेम के साथ, प्लस अच्छा पैसा भी है। तो कोचिंग और कमेंट्री में बहुत ही बड़ा स्कोप है, बहुत स्कोप है। और कोचिंग में अगर आपको एज अ बिज़नेस भी बढ़ाना है तो आप एक मल्टी एकेडमी अप्रोच ले सकते हो उसको। आपका अगर नाम बड़ा है तो आपके नाम से वो फ्रेंचाइज करके इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ टाई अप करके आप कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स क्रिकेट में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है कमेंट्री कोचिंग के लाइंस पे। ओके, और एक फाइनल सवाल है आज के लिए सर, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, लेकिन सेमीफाइनल गर्म होगी, वो सेमीफाइनल का टेंशन है। हाँ। अभी गिल थोड़ा डाउन विद डेंगू, तो मैं भी थोड़ा वरीड हूँ, बिकॉज आई थिंक गिल जो ऐड करता है ये टीम में, मैंने पहले ही बोला कि वो जो पाकिस्तान मैच में उसने अफरीदी को टुक द अटैक टू द पाकिस्तानीज, जो हम थोड़ा नहीं कर रहे थे, और ये उसने एक अंदर से ही वो डिसाइड करके आया था कि नहीं मैं ये करूँगा। तो आई थिंक ये गिल बहुत बड़ा फैक्टर है, होपफुली इस पूरे वर्ल्ड कप में। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं ये प्रेडिक्शन है, मे बी आई एम रॉन्ग। बोलते हैं कि क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना है, दैट्स द श्योरेस्ट वे ऑफ बिकमिंग अ फूल, बट मैं बोल रहा हूँ कि गिल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इस पॉडकास्ट के एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपका फैन काउंट भी बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा नॉलेज डिश आउट करी है सर। आई थिंक आपके फैंस को अब खेलो मोर के बारे में जानना चाहिए, झट से बता दीजिए खेलो मोर है क्या? यार आजकल स्पोर्ट्स वेन्यू आपको बुक करना है या स्पोर्ट्स कोचिंग बुक करना है तो इतना आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ता है कि पूछना पड़ता है यार क्रिकेट कोच कौन है, फुटबॉल कोच कौन है, यार मैं कहाँ खेल सकता हूँ कि तो ये पूरा हमने ऐप पे लेके आए और इजी एक्सेस दे रहे। स्पोर्ट्स को अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो कर रहा हूँ और अच्छा करियर रहा है मेरा। ऐसा बहुत कुछ मैंने किया है जो चांस नहीं मिलता। अभी एक इंडियन बंदा जाके नाइकी में यूरोप में काम कर रहा है, स्पोर्ट्स में फुटबॉल में सब बहुत अच्छा चल रहा है, सो एंजॉयिंग लाइफ। Lots of sports fans are envious, sir, honestly. I'm sure. जतिन सर, थैंक यू, Thank you. मजा आया आपके साथ। ये Pleasure. थोड़ी क्रिकेट ओरिएंटेड नर्डी कॉन्वर्सेशन थी। Yeah. We will be back on the show very soon talking about other things. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Enjoyed. Yeah. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें एक TRS ऑल स्टार मिल चुके हैं। जितना ज्यादा आप इस पॉडकास्ट को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हम जतिन सर को फिर से पॉडकास्ट पर बुलाएंगे। फुटबॉल के बारे में भी ये बहुत कुछ जानते हैं, क्रिकेट की दुनिया के बारे में
इतनी सारी चीज़ें जानते हैं ना कि मैं एक ये वाले पॉडकास्ट में सब चीज़ों को एनकैप्सुलेट नहीं कर पाया। इनसे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछना था, बात करना था। बताइए इस वाले एपिसोड के बारे में अच्छा क्या लगा, और मुझे ये बताइए कि अगली बार जतन सर के साथ कैसी बातें करनी चाहिए। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने लिंक कर दिए नीचे। इनके बिजनेस को भी फॉलो कीजिए, खेलो मोर। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भारत के स्पोर्ट्स कल्चर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम TRS, लॉट्स ऑफ लव टू जतिन सर, एंड वी विल बी बैक वेरी वेरी सून। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा।